जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के वेबिनार का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं पीएच डेक की तरफ से तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा ये वेबिनार कल्टीवेशन टेक्निक्स, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ एंड पोटेंशियल ऑफ एलिट डेट वैरायटीज़ पर मुनक्किद हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में खजूर की पैदावार तकरीबन 5.5 लाख टन है और ये तकरीबन 1 लाख हेक्टेयर रकबे पर काश्त की जाती है। पाकिस्तान दुनिया में खजूर पैदा करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। अगरचे खजूर पूरे मुल्क में उगाई जाती है, लेकिन 90% खजूर सिंध और बलूचिस्तान में काश्त की जाती है। खजूर की मकबूलियत और ताज़ा और प्रोसेस शुदा खजूर की मसनूआत की मुसलसल बढ़ती हुई मांग की वजह से दुनिया में खजूर की काश्त फैल रही है। इसलिए पाकिस्तान में खजूर की काश्त को वसअत देने के भी बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। ताहम खजूर एक मुनाफा बख्श सनत का इन्हसार दरख्तों की पैदावारी सलाहियत पर है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए पीए डेक ने खजूर के काश्तकारों की रहनुमाई के लिए इस वेबिनार का इनकाद किया है, जिस पर डॉक्टर समर अब्बास नकवी, जो एसोसिएट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैशनाबाद, वो इस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको पीएच डेक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। पीएच डेक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 42 के तहत बनाई गई कंपनी है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मातहत अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। विजन: पाकिस्तान को खिते में सबसे ज़्यादा मौसर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स फराहम करने वाला बनाना। जो इसका मिशन है वो ये है: पैदावारी सलाहियत में इजाफे के जरिए हॉर्टिकल्चर के शोबे में मुलाजमतें पैदा करना और ज़राई आमदनी में इजाफा करना। और मैं किराने के हॉर्टिकल्चर बाद आप थोड़ा करा दिया था। और मांग की रोशनी में रवायत से हटकर तब्दीली के अमल को फ़रोग देना। वैल्यू एडिशन के जरिए कौमी ज़राई जीडीपी में हॉर्टिकल्चर का हिस्सा बढ़ाना। हॉर्टिकल्चर के शोबे को 2025 तक पाकिस्तान की बरामदगी मसनूआत के बिलियन डॉलर क्लब में शामिल करना। इसका जो मैंडेट है वो ये है: पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी डट झेल मकासद के लिए अमल में आई है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट की बाज़ बर्दाश्त में सनात को कम करके इसकी मुसाफत में इजाफा हम करना। भी कर लेंगे। मार्केट का तनूं। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के मियार और पैकिंग को बेहतर बनाकर बरामदगी कवानीन की पाबंदी करके कीमत को बेहतर बनाना, और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी वैल्यू एडिशन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पीएच डेक डेट्स पर रिसेंटली क्या काम कर चुका है। हमने इससे के 3 से 4 वेबिनार करवाए हैं इसकी वैल्यू एडिशन पे, इसकी हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे, और आज हम इसकी कल्टीवेशन टेक्निक्स पे ये रिसेंटली वेबिनार करवा रहे हैं। इसके अलावा हमने इसका एक रिसेंटली फिजिकल एक्टिविटी इसकी करवाई है सखर में, जिसमें तमाम डेट्स के स्टेक होल्डर्स शामिल थे, और उसमें एक हमारा अच्छा सेशन रहा था। तो ये एक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद मैं अपने मैनेजर मिस्टर खाबुल नदीम साहब को दावत दूंगा, वो पीएच डे के रोल पर बात करें और इस वेबिनार को आगे चलाएं। जी शुक्रिया जुल्करनैन। सबसे पहले जी वेलकम सभी पार्टिसिपेंट्स को। अब मेरी गुजारिश ये होगी कि प्लीज़ अपने आप को म्यूट रखें। जुल्करनैन साहब ने आपको डिटेल में आज के वेबिनार का तारुफ भी बता दिया। पीएचडीसी जो पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी हमारा जो इदारा है, उसका मैंडेट, विजन और मिशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मैं सिर्फ 2-3 बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक्चुअली खजूर के ऊपर जो सबसे अहम बात ये है कि हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो खजूर काश्त की जा रही है, या जो पहले से काश्त शुदा जो वैरायटीज़ हैं, वो इंडस्ट्रियल ग्रेड की हैं। चूँकि हमारा मकसद एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पीएचडीसी ने डेट्स की जो एलीट वैरायटीज़ है, या जो नई वैरायटीज़ हैं, या वो वैरायटीज़ जिनकी दुनिया में टेबल डेट्स के ऊपर डिमांड बहुत ज़्यादा है, उनको फ़रोग देना और उनके बारे में लोगों को गाइड करना। उनके बारे में लोगों को गाइड करना कि लोग अपने जो नए बागात हैं उनको प्लान करने से पहले अच्छे तरीके से समझ सकें कि हमें कौन सी वैरायटीज़ का इंतखाब करना है। क्योंकि वैरायटी का इंतखाब बहुत ही क्रूशल एक पार्ट होता है किसी भी बाग को लगाने से पहले। ये फैसला ऐसा फैसला है जो बहुत देर तक आपको या तो बहुत फ़ायदा देगा या नुकसान देगा। जो मेजोरिटी हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है खजूर की, वो इंडस्ट्रियल ग्रेड की है, और आप जो लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रेड खजूर जो है उसकी वैल्यू दुनिया में वो नहीं मिल सकती जो कि टेबल ग्रेड डेट्स या एलिट ग्रेड डेट्स जो हैं उनकी हो सकती है। हमारी खजूर जो है वो वैल्यू एडिशन के लिए तो फिट है,
लेकिन फ्रेश कंजम्पशन के लिए शायद उस तरह से हमारी जगह नहीं बना सकी पाकिस्तान की, जो कि बाकी मुल्कों के अंदर, जिस तरह गल्फ के अंदर जो खजूर काश्त की जा रही है वो बना रही है। तो आज के वेबिनार के अंदर हम लोगों ने डॉक्टर समर साहब को तशरीफ दी है, दावत दी है। वो हमारे साथ शेयर करेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी वैरायटीज या उनका रूट स्टॉक या सकर्स अवेलेबल हैं, और किन वैरायटीज का इंतखाब हमें करना चाहिए आपके जोन्स के हिसाब से। आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप तहम्मुल से आज की प्रेजेंटेशन, डॉक्टर समर साहब की प्रेजेंटेशन को सुनिएगा, और उसके ऊपर जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, आप क्वेश्चंस के लिए हम आपको एनकरेज करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि प्रेजेंटेशन थोड़ी ब्रीफ रहे। आप लोग डिटेल में अपने क्वेश्चंस पूछिएगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल सके। फिर एक बार मैं गुजारिश करूंगा, अपने आप को म्यूट रखिएगा ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो। बहुत मेहरबानी। डॉक्टर समर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं सर? जी जी, मैं सुना हूँ जी। जी डॉक्टर साहब, मैं शेयर करने लगा हूँ प्रेजेंटेशन आपकी, तो आप प्लीज इसको म्यूट करें। जी डॉक्टर साहब, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं सर? डॉक्टर साहब अनम्यूट करिएगा अपने आप को। जी जी दिख रही। हेलो, जी 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 डॉक्टर साहब प्लीज आवाज स्टार्ट। आ- डॉक्टर साहब आप म्यूट हैं सर। ये होस्ट मुझे कोई म्यूट कर रहा है। नहीं, अब आप म्यूट नहीं होंगे जी, आप स्टार्ट करें प्लीज। समरण समरण कोई सब अच्छा समझ साहब हैं हमारे। अच्छा जी, थैंक यू सो मच खावर साहब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ पीएच डेक का कि उन्होंने इनवाइट किया इतने अच्छे डिस्कशन के लिए, जो कि नीड ऑफ द टाइम है। और पीएच डेक, टी डैप, ये सारे इदारे फलाह के लिए, फार्मर्स की फलाह के लिए इवेंट्स कराते रहते हैं, वेबिनार्स, ताकि कनेक्टिविटी रहे स्टेक होल्डर्स के दौरान, जो काबिल तहसीन है। तो मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेस से डॉक्टर समर अब्बास नकवी आप लोगों से मुहैया है कि जिसे डिस्कस करना है रोज क्या होनी चाहिए, वर्ल्ड में क्या ट्रेंड चल रहा है, और हमने आगे एज ए स्मॉल फार्मर, और उसके साथ जो कोऑपरेटिव फार्मिंग अभी स्टार्ट हो गई है, तो ग्रीन इनिशिएटिव के अंडर अंदर अंडर तो हम क्या क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए, और किस साइड पे जा सकते हैं, और कौन सी चीजें देखनी चाहिए, जिस तरह की जमीनें अभी आबाद होने जा रही हैं। तो उससे रिलेटेड आज है कि हमने एक्सप्लोर करना है फ्यूचर का, थोड़ी सी डिस्कशन है। और ये मल्टी डायमेंशनल टॉपिक जो मुझे असाइन किया गया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी हम वाइंड अप करें और क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएं, अगर किसी के क्वेश्चन है तो। सबसे पहले तो ये है कि हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए कि डेट पाम ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इसके मिडल ईस्ट है, जिसमें ये सारे अरब कंट्रीज आते हैं। एक अफ्रीकन अरब है जिसमें अल्जेरिया है, ट्यूनिस है, मिस्र है, और इस तरह के इलाके, नाइजर है, नाइजेरिया है, मराकेश है, ये जो इलाके आते हैं। तो तीसरा जो जोन बनता है खजूर का, हिस्टोरिकली, तारीख के एतबार से, वो अरेबियन सी, जो हमारा अरब का समंदर है, जो इस साइड पे कराची गवादर की साइड पे हम आखिर पे बैठे हुए हैं, ये तीसरा बड़ा पैच है। और हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, हजारों सालों से यहाँ पे कल्टीवेट की जा सकती हैं, और हमारे पाक की जा रही हैं। और पाकिस्तान जो है, यहाँ पे भी सिकंदर आजम के आने से पहले तक यहाँ पे मौजूद थी, जो कि एविडेंसेस बताते हैं। और मेरी एक कलात से या यहाँ से जो रिमेन्स मिले हैं, तो उससे भी एक चीज ये पता चलता है कि ये जो जोन है, ये थर्ड लार्जेस्ट जोन था, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी जगह पे मुहित है, ऐसी जगह पे मौजूद है, जहाँ पे इंडिया में जाने के लिए, सेंट्रल एशिया में जाने के लिए जो रास्ता है, वो रास्ता पाकिस्तान है। तो यहाँ पे ट्रेड रूट थे, सिल्क रूट था, और इस तरह के रूट थे जो ईरान और इराक के साथ मिलाते थे। तो इस तरह के रूट की वजह से पाकिस्तान में भी खजूर ये सदियों से लगाई जा रही है। ये मुख्तलिफ, मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ कि इसकी हिस्ट्री, डेट पाम हिस्ट्री, हिस्टोरिकली ये जब से इंसान स्टार्ट हुआ है, तो ये खजूर भी उसकी जरूरत रही है।
और साफ जाहिर है उसका एक वजह ये भी है कि खुश्की और खुश्की के साथ सारी चीजें आगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हमारे कल्चर में और कुजीन में इस्लामी हिसाब से ये पहले दिन से ही 1400 साल से इसकी इम्पोर्टेंस एक बनी रही है। और खास जो इसकी इम्पोर्टेंस है, वैसे तो एक अरब कल्चर में इसको हर साल खाया जाता है, हर साल के हर दिन में खाया जाता है, लेकिन इस्लामिक कल्चर में रमजान एक ऐसी चीज है कि जो इसकी मार्केट को बना के रखती है। आपकी खजूर नहीं बिक रही, ये एक महीना मौजूद है, एक महीने में ये जो है आपकी खजूर बिक जाएगी। फास्टिंग हम इसी से करते हैं और इसी को हम बेहतर समझते हैं क्योंकि हमारे पास इस तरह की चीजें मौजूद हैं, इस तरह की सेइंग्स मौजूद है। दूसरा, ना सिर्फ ये इस्लाम में बल्कि जूइज्म में भी, यहूदियत में भी बहुत ज्यादा मशहूर रही है। और वहां पे हर साल में एक रोश हाशाना के नाम से एक दिन मनाते हैं न्यू ईयर का, और उसमें इसी की फूड को ज्यादा गुल्लक के तौर पे, जिसमें पोमाग्रेनेट, अनार वगैरह और ये चीजें भी देते हैं, और खजूर को भी प्रेजेंट किया जाता है। और इसको फर्टिलिटी का, कि हमारे अंदर जो जो है फर्टिलिटी के ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों और इस तरह का वो बंदा फर्टाइल हो, फर्टा के तरह, और उसके तौर पे इस डेट्स को भी दिया जाता है। और दूसरा, हिंदू कल्चर में भी है। हिंदू कल्चर में आपको मालूम है कि ना सिर्फ उसके फूड का हिस्सा है, कुइजीन का हिस्सा है, बल्कि वो उसके अपने कल्चरल, उनकी रिचुअल एक्टिविटीज जो कि उनकी मजहबी रसूमात हैं, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है खजूर। और खजूर की ये कल्चर डिफरेंट कल्चर्स में और डिफरेंट उसमें इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये कुइजीन है, इसकी इंपॉर्टेंस अभी हम देख रहे हैं कि ये यानी खाने, ये सदियों से मुख्तलिफ खानों के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। इसमें स्वीट है, मीठे के तौर पे है, ब्रेड के तौर पे है, इस्तेमाल हो रही है, लड्डू के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। इसमें इसकी मीठी के तौर पे इसको इस्तेमाल, इसके डंग को, डोके को इस्तेमाल करते हैं अरब कंट्रीज में मुरब्बे के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। और कई हजारों, ये मैंने चंद एक तस्वीरें दिखाई हैं जो सदियों से डिफरेंट उनके कुजीन का, उनके टेबल का, उनके खाने का हिस्सा है। इसलिए डेट पाम की जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा से बनी रही है और फ्यूचर में भी बनी रहेगी। तो ये तो कुछ उसकी हिस्ट्री और इन चीजों से रिलेटेड थी। अब ये है कि डेट पाम की मार्केट वैल्यू क्या। अब ये मार्केट, ये चीजें जो बताने का एक वजह ये थी कि भाई ये सदियों से चल रही है, और सदियों से जब से चल रही है, ये खासकर ऐसे इलाके जो खुश्क इलाके हैं, जहाँ पे पानी के भी मसाइल हैं और जमीनों के भी मसाइल हैं, तो वहां के लोगों के लिए फूड और शेल्टर का जो दो चार चीजें हिस्सा रही हैं, उनमें एक ऊंट है, एक जनाब जो है वो खजूर है। ये दोनों चीजें दूध की भी रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं, एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं, शेल्टर की भी पूरी रखती हैं, और ये सदियों से बनी आ रही हैं और अभी तक आ रही हैं, और अभी तक उनके कल्चर और कुजीन में उनके खानों का भी हिस्सा है। अभी तक ये हिस्सा चली आ रही है हजारों सालों से। तो अब क्या इसकी मार्केट को देखना है कि मार्केट क्या है। जो 2022 का डाटा है उसके मुताबिक 11,412 मिलियन डॉलर, यूएस डॉलर की मार्केट जो है, इसको वैल्यू किया गया है कि ये इतनी बड़ी मार्केट मौजूद है। और आगे इसको, जो इसका कमुलेटिव जो ग्रोथ रेट कहा जाता है, और वो ग्रोथ रेट की बेस पे ये कहते हैं कि 2028 तक ये 5.71% के हिसाब से ये इंक्रीज करेगी, ये इंडस्ट्री बूम करेगी, और इसके पीक्स जो है वो हाई पीक्स बनी रहेगी। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 11,412 से ये 15,922 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस इंडस्ट्री बन जाएगी। यानी कि अगले तकरीबन 5 सालों में इसकी जो है मार्केट जो है वो बूम करती हुई नजर आ रही है कि आगे बढ़ेगी। अब अगर ये मार्केट आगे बढ़ेगी, इसकी जो खानों में और बाकी चीजों में इसकी जो है इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, इसकी जरूरत बढ़ती जाएगी, हाइजीन खानों के तौर पे, सेहतमंद खाने के तौर पे, न्यूट्रिशन के तौर पे। कोविड के बाद से, जब से कोविड हुआ है, तो लोग और ज्यादा दुनिया में कॉन्शियस हो गए हैं कि ऐसे फूड खाएं जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो। तो उसमें डेट्स वन ऑफ द मेजर फ्रूट है, तो इसकी तरफ फोकस बढ़ गया है। तो 5 सालों में अगर ये ऐसा है तो ये आगे इस तरह से बढ़ती जाएगी।
अब ये मार्केट तो बढ़ रही है, हमने देख लिया कि जनाब ये रिपोर्ट है कि रिपोर्ट में ये 11,000 से 15,000 16,000 तक जंप कर जाएगी, $1 मिलियन तक की इंडस्ट्री 2028 तक। अब ये इंडस्ट्री जो जंप कर जाएगी तो इसमें से हम अपना रोल क्या अदा कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजों को वो फोकस करेंगे और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए एक्चुअली। तो उसमें जो कैटेगरीज हैं वो कैटेगरीज व्हाट आर द ड्राइविंग फैक्टर, इसमें फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी बेस पे ये मार्केट ग्रोथ का जो इंटरनेशनली सोचा जा रहा है कि भाई ये ग्रोथ 16,000 मिलियन US डॉलर तक की मार्केट बन जाएगी। उसमें सबसे पहली कैटेगरी है टाइप एंड कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट, देन है मार्केट ग्रोथ, उसके बाद उसकी आ जाती है जो मैंने आपको ग्रोथ रेट कहा है कि उसकी बेस पे ये सारी चीजें, इनकी बेस पे इनको काउंट करते हैं कि मार्केट ये एक्सटेंड करेगी। इन सब में जो टाइप एंड कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी की होगी, यानी उसको ए कैटेगरी है, बी है, सी है, किस कैटेगरी में काउंट हो रही है, और टाइप उसकी जो अकसाम है वो अकसाम कौन सी आप लगाएंगे जिसकी बेस पे ये जो बाकी दो फैक्टर हैं वो फैक्टर में मार्केट का जो है वो पीक बनेगा और ये एक्सटेंड करेगी। तो ये इसमें से टाइप एंड कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है कि टाइप कौन सी होगी और प्रोडक्ट कौन सी होगी। तो व्हाट एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है कि अगले 5 सालों में जिसको 11,000 से 16,000 तक मार्केट ले जानी है, तो उसमें बहुत सी वैरायटीज हैं जो कि रोल अदा कर रही हैं, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं दुनिया में वो डैगलेनूर है, मेटजोल है, बर्री है, जहदी है, जिनकी मार्केट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खरीदी जाती है। उसके बाद आ जाती हैं आपकी अंबर है, मबरूम है, सुगई है, अजवा है, ये सारी चीजें। अजवा एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपना वैल्यू रखती है, और पूरे यूरोप में जो लीड करती है वैरायटी वो डैगलेनूर है। उसके बाद जो वैरायटी लीड करती है वो मेटजोल है। बर्री और जहदी एक ऐसी वैरायटी है कि जैसा कि देखें कि हम खुद उसके बहुत बड़े इंपोर्टर हैं। पाकिस्तान में जहदी अभी माह रमजान में आपको जहदी जहदी नजर आएगी या आपको वो काली मुजावती नजर आ जाएगी, तो हम बहुत बड़े इसको परचेज करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा 3% शेयर मार्केट का चाइना के पास है डेट्स इंपोर्ट करने का, और उसमें से जो मेजर शेयर है वो जहदी वैरायटी का है। यहीं से आप अंदाजा लगाएं कि इन वैरायटीज को क्यों सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि ये कि एक तो इनमें गुदा ज्यादा है और उसका फाइबर ज्यादा बनता है, फाइबर ज्यादा है और फाइबर हमें ज्यादा चाहिए होता है, जो डाइटरी फाइबर है खाने के लिए वो फाइबर इनमें ज्यादा है। और दूसरा ये है कि जनाब ये मेजर मेन कंट्रीज को जो जिस चीज को फोकस कर रहे हैं वो इन क्रॉप्स पे कर रहे हैं, और इनका न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन प्रोफाइल भी बाकी वैरायटीज के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये वैरायटीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ये तो वैरायटीज हो गई, लेकिन एक्सपेक्टेशंस क्या है कि कौन सी प्रोडक्ट की बेस पे बेसिकली ये मार्केट एक्सटेंड करेगी। वो एक तो फ्रेश डेट्स, जैसा कि पहले खावर साहब ने आपको बताया कि हमारे पास जो डेट्स हैं वो इंडस्ट्रियल डेट्स हैं, और फ्रेश डेट्स पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली वो इस लेवल की नहीं है कि जिसमें से हम हाई वैल्यूड मार्केट को कैप्चर कर सकें। इसलिए हम जो है वो इंडस्ट्रियल डेट्स और उसकी और चीजें बना के, जिसमें छुआरा खासकर काबिल जिक्र है, इसे बना के हम लोअर प्राइस मार्केट में इसको डंप करते हैं, जिसमें से अच्छा खासा अर्न तो करता है कंट्री, लेकिन जो करना चाहिए जिस तरह का इसका मैग्नीट्यूड है, जितना जी इसकी प्रोडक्शन है, तो उतना हम नहीं कर पाते। हमारा ज्यादा फोकस चला जाता है छुआरे की तरफ, और कुछ इस तरह की चीजें नहीं है कि जिसमें हम कोई ड्राइड की तरफ जाएं, फ्रेश डेट्स की तरफ जाएं। पेस्ट किसी हद तक कोई कम थोड़ा बहुत बनता होगा, प्यूरीज और सिरप है जो मार्केट में अभी भी आप अमेजोन में जाएं या अलीबाबा पे तो सब से ज्यादा आपको रेट्स वो पेस्ट, प्यूरीज और डेट बदल के तौर पर मिलता है। और जो डेट्स की शुगर है पे हेल्दी शुगर के तौर पे आप उसके प्राइस देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि क्या प्राइस है। ये सारी एक्सपोर्टेबल पड़ेंगे। डॉक्टर साहब आप अनम्यूट करिएगा, म्यूट हो गए आप। जी जी प्लीज। सॉरी, अब आवाज आ रही है? जी आ रही, जी आ रही। अच्छा, तो ये जो है
तो अगर हम इस चीज की तरफ जाएंगे तो यकीनन ये चार चीजें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, और जो इंपोर्ट है इंपोर्ट में भी रिडक्शन आ जाएगी। हम आगे देखेंगे कि हम उसको इंपोर्ट में क्या कर रहे हैं। ये इलीट डेट्स वैरायटीज है मेरी नजर में, जिनको मैंने सॉर्ट आउट किया है। अब इसमें मेडजोल है, अम्बरा है जिसको अंबर भी कहते हैं, मबरूम है, सुगई है, सुकरी है, अजवा है, जो कि ये सारी की सारी सऊदी अरब या अरब की तरफ से आती हैं और वर्ल्ड लीडिंग वैरायटीज हैं। और डेगलेट नूर एक साइड पे है जो मराकेश से आती है और अल्जेरिया में भी लगाई जाती है। मराकेश और अल्जेरिया से ये पूरे यूरोप में जाती है। इसकी ज्यादातर प्रोसेसिंग जो है वो फ्रांसीसी कर रहे होते हैं, तो ये पूरे यूरोप में जाती है। और जहेदी और प्यारुम जो वैरायटीज हैं, ये प्यारुम वैरायटी बेसिकली ये जमा सोर जो हमारी बलूचिस्तान की वैरायटी है, ये उसके एंसेस्टर में से है। और ये प्यारुम वैरायटी बहुत ही इंपॉर्टेंट और एलिट वैरायटी है। जमात सोर अगर किसी ने आप में से देखी, और यकीनन अगर इसमें ऐसे बंदे हैं कि जो इस बिजनेस से मुंसलिक हैं, तो उनको मालूम है कि जमात सोर कितनी बेहतरीन वैरायटी है। आप प्यारुम को देखेंगे तो वो इससे बड़े साइज में। उसमें जहदी एक ऐसी वैरायटी है, जहदी एक ऐसी वैरायटी है जो कि बहुत ज्यादा, ये प्यारुम और जहदी ये ईरान की है, और जहदी की सबसे ज्यादा मार्केट होती है, और ये जाती है चाइना में भी, और हमारे पाकिस्तान में भी। अभी माह रमजान होने वाला है, तो आप देखेंगे जो मेजर जो बिक रही होगी वो जहदी बिक रही होगी। आप ये देखें कि हमारा अपनी इंपोर्ट कितनी ज्यादा है। एक तो चीज है कि प्रोडक्शन और इंपोर्ट भी कितनी ज्यादा है, यहीं से अंदाजा लगा लें। ये वैरायटीज मेरी नजर में एलीट डेट्स वैरायटीज हैं जो पाकिस्तान में लगाई जानी चाहिए, और इस पे ज्यादातर जो फोकस करना चाहिए वो मेडजोल पे करना चाहिए। मेडजोल के साथ बरही पे करना चाहिए, बरही के अलावा अजवा पे, जहदी और प्यारुम पे। ये 5 वैरायटीज मेरी नजर में दी बेस्ट वैरायटीज हैं। और अभी तक के जहां पे जो ओरिजिनल पौधे लगे हुए हैं, चाहे सिंध में या चाहे लगे हुए हैं पंजाब। डॉक्टर साहब आप फिर म्यूट हो गए सर। जी सर। आई डोंट नो, पता नहीं किस तरह से हो रहा है। अच्छा, तो ये जो है, ये 4 वैरायटीज 5 वैरायटीज जो मैंने कहा, मेडजोल अभी तक की जो पिछले कोई 5 to 6 इयर्स की अगर हम इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है 7 इयर्स की, तो ये सिंध में या कि यहाँ पे पंजाब में जो रिजल्ट सबसे बेहतरीन दिखाए हैं वो मेडजोल ने दिखाए हैं। बरही ने बेहतरीन हमें रिजल्ट दिखाया है, अजवा के हैं, जहदी और प्यारुम के रिजल्ट अच्छे हैं। इनको आगे जितना से ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं वो करने चाहिए। अच्छा, इससे अपॉर्चुनिटी क्या है, हमें फायदा क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया, अभी न्यू जो फार्मिंग करने लगे हैं तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इसी तरफ जाएं, क्योंकि ये हाई वैल्यूड है, हाई वैल्यूड क्रॉप्स है, वैरायटीज है। दूसरा, फिर ये बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है जो ग्रीन इनिशिएटिव के थ्रू है, जिसमें ये कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, और उसमें जमीनें भी ऐसी हैं जो कि सूट करती हैं, जैसा कि डेजर्ट्स हैं या उसमें पानी का कुछ मसाइल हैं। इवन 4000 3000 टीडीएस तक जो है सैलिनिटी, वो इसकी खासियत है डेट पाम की, कि डेट पाम इसको बर्दाश्त के फ्यूचर है ये कोऑपरेटिव फार्मिंग का, और जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि रिडक्शन इन इंपोर्ट बिल, सालाना $2 बिलियन का हमारा सालाना इंपोर्ट है, हम उस इंपोर्ट की रिडक्शन कर सकते हैं, जो कि हमारे अपने कंट्री के लिए फायदेमंद है। हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस करेंगे और हमारी रिक्वायरमेंट यही पूरी होगी। और ना सिर्फ हमारा वो जो है रिडक्शन होगी इंपोर्ट बिल की, बल्कि हमें वैरायटीज भी ऐसी मिल जाएंगी कि अब हम एक्सपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। और रेडी हम छुहारे पे जो है बहुत अच्छी पोजीशन पे है कि छुहारा हम सेल आउट करते हैं लोअर प्राइस मार्केट में, तो उसके साथ साथ हमारे पास फिर सॉरी हेलो जी जी डॉक्टर साहब जारी रखिए प्लीज। अच्छा, तो उसके साथ ना सिर्फ इंपोर्ट बिल पे हम को रिड्यूस कर रहे होंगे, बल्कि हम इसके साथ साथ एक्सपोर्ट पे भी इजाफा करेंगे, क्योंकि अब हम फोकस कर रहे होंगे हमारी 2 चीजें, एक ड्राइड और दूसरा फ्रेश डेट्स,
इन दो जो मैंने बताया था कि अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसकी बेस पे मार्केट की ग्रोथ रेट को 2028 तक के लिए एक फैक्टर करार दिया गया है। तो हमारे पास ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड डेट्स में तो हम एक किस्म की मोनोपोलाइज्ड है, तो यहाँ से ज्यादा मटेरियल जाता है खासकर पाकिस्तान से, और दूसरा हम फ्रेश में और जो है ड्राइड में भी इंटर हो जाएंगे। इससे हमारी एक्सपोर्ट की अर्निंग भी बढ़ जाएगी। और सालाना हमारा, अगर हम, मेरी कैलकुलेशन मैंने की हुई है, अगर 27,000 से 30,000 पौधा हम लगा दें, सिर्फ 27,000 से 30,000 पौधा भी लग जाए, तो सालाना हम 200 टन तक एक्सपोर्ट हमारी बढ़ सकती है। एक तो अपनी प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट 200 मिनिमम 200 टन तक जा सकती है, हमारी जा सकती है। और इसके अगर आप निकालेंगे खर्चा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी अगर मैं पाकिस्तान की आपको एग्जांपल दूं, तो डेरा गाजी खान में एक फार्म मौजूद है अलकासिम बाग के नाम से, तकरीबन 6-7 मुरब्बे पे आर्चर्ड है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्चर्ड है जिसमें सारी एग्जॉटिक वैरायटीज है। वो इस टाइम डीजी खान में ही सेल हो रही है फ्रूट मेडजोल का, और उनका 1 एकड़ जो है वो 30 लाख ऑन एन एवरेज जा रहा है, और तीसरा साल है प्रोडक्शन पे है, अभी 3rd ईयर है प्रोडक्शन पे है, और वो हाईली प्रोन किया जाता है उसको, फ्रूट को, कि हम थिनिंग करवाते हैं, और उस थिनिंग के बाद सिर्फ 30 किलो एक पौधे पे रखते हैं। ये मैं उस बेस पे बता रहा हूं आपको, 30 किलो एक पौधे पे रखता है, और 1400 रुपए 1400 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। और लोकल वैरायटीज में से ढक्की जितनी एक्सटेंड कर सकते हैं, ढक्की को एक्सटेंड करें। डीजी खान में ये ढक्की जो है, ढक्की को की राइपनिंग करा के 1000 रुपए किलो, 900 से 1000 रुपए किलो डीजी खान में ये सेल आउट हो जाती है। 30 लाख रुपए का एकड़ जो है एग्जॉटिक वैरायटीज का, ये डीजी खान में बिक रहा है। जो डॉक्टर राशिद कुरैशी साहब को जानते हैं आप में से, तो वो उनसे राब्ता करके इन चीजों को कंफर्म कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक तो न्यू ग्रोअर्स के लिए, और दूसरा खासकर ये ग्रीन इनिशिएटिव में जो कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ जो है एक ऐसा कदम है, उसके लिए बहुत बड़ी ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें था कि कल्टीवेशन जो है वो कल्टीवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कल्टीवेशन में क्या चीज देखी जाती है। तो कल्टीवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नजर में साइट की सिलेक्शन है, कि साइट सिलेक्शन की जाए। क्योंकि जब से मैंने ये पॉइंट इसलिए इसमें इंक्लूड किए हैं, मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं पे हर बंदा चाहता है, इवन वो मरी में बैठा है, इस्लामाबाद में बैठा है, या वो इसी तरह के माउंटेन्स में बैठा हुआ है, कि हमने वहां पे पौधे लगाने हैं। तो पौधे लगाने के लिए वो सवाल करते हैं कि क्या हम मरी में और इस तरह के इलाकों में लगा सकते हैं। तो एक बात जहन में रखें कि जो भी पौधा आप जिस जगह पे लगाएंगे, पौधा हो जाएगा, ग्रीनरी आपके घर में या आपकी जमीन पर ग्रीनरी हो जाएगी। लेकिन हमारा मकसद, जब भी हम कोई फ्रूट का ट्री लगाते हैं, तो हमारा मकसद होता है उससे पैसे कमाने, उसका फ्रूट आए। तो फ्रूट के लिए, फ्रूट ट्रीज में या वेजिटेबल में एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमेशा इसका सीड लगाने से लेके इसकी हार्वेस्टिंग तक हर एक स्टेज जो है उसके लिए टेम्परेचर मुख्तलिफ चाहिए होता है। अभी खजूर है, तो खजूर की जब ये इसका फूल निकलता है, फूल निकलने से लेके इसका जो हमारी राइपनिंग होती है, फल पकता है, फल पकने तक ये मुख्तलिफ टेम्परेचर हमें मिलेगा, तो हमारी ये सारी स्टेजेस कंप्लीट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर फूल निकलना है, फूल निकलने के लिए टेम्परेचर 25 से अबव नहीं जाएगा, 22-25 से अबव नहीं जाएगा, तो ये फूल प्रॉपर नहीं निकलेंगे। अंदर मॉइस्चर हो जाएगी, और वहां पे अगर एयर में मॉइस्चर भी हुई, तो मॉइस्चर से अंदर एक बीमारी आ जाती है। जैसा कि आजकल काफी सारे यूएई से भी मुझे क्यूरीज आ रही हैं, यहाँ से भी क्यूरीज आ रही हैं, स्पेट ओपन नहीं होता, खुलता नहीं है खुद, और अंदर से पोलन जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, फंगस लग जाती है। तो ये जो है कलर राट की बीमारी आना शुरू हो जाती है, फंगल डिजीज आना, जो इनफ्लोरेसेंस राट भी इसको कहते हैं, ये रॉटनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह की चीजें हो जाएंगी अगर आप ऐसी जगह पे लगाएंगे जहां पे फूल के टाइम इसका टेम्परेचर 25 से नीचे रहता है ज्यादा देर के लिए, तो फिर ये फूल के लिए इशू बनेगा। अब अगर ये फूल हो गया, तो आप पोलिनेशन है, तो पोलिनेशन के लिए 28 डिग्री सेल्सियस स्केल से टेम्परेचर ऊपर चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन ठीक हो।
अगर 28 से ये टेम्परेचर नीचे होता है, ऐसी जगह पे लगाते हैं जैसा कि मर्री, इस्लामाबाद, हमारे ये अटक, चकवाल, इस जगह के भी लोग बाज़ औक़ात कहते हैं कि हमने यहाँ पे लगाना है और क्वेश्चन करते हैं। तो उसका मसला ये होता है कि वहां पे टेम्परेचर क्योंकि लो होता है, जब टेम्परेचर लो होने की वजह से इस सीजन में जब आप उसके ऊपर नर छिड़कते हैं, नर छिड़कने से इसका जो पोलन होता है उसको हम पोलन कहते हैं। पोलन गोल होता है और ये गोल जो है ये डंडी बनाता है, नीचे से वो डंडी जाती है और एग जो अंडा होता है फीमेल का उसके साथ अटैच करती है, टच करती है। उसके बाद जो है ये आगे हमारा फल बनना शुरू हो जाता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा देर के लिए कम रहेगा तो वो पोलन तो आप बेशक छिड़क देंगे, लेकिन वो डंडी नहीं बनेगी उसकी पोलन की। वो जब डंडी नहीं बनेगी तो वो एग तक जाके अटैच नहीं करेगा। जब एग को अटैच नहीं करेगा तो आपका जो फ्रूट लगेगा वो फ्रूट में फिर कहा जाता है कि ये फ्रूट छोटा है, इसका साइज ठीक नहीं, इसके अंदर जनाब ये तो सीडलेस बन गया, इसके अंदर बीज नहीं बना, जिसको हम लोकल जबान में खसी फ्रूट कहते हैं, वो खसी फ्रूट बन जाता है। इसलिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। अगर अब राइपनिंग की तरफ जाना है तो टेम्परेचर हमारा वो 43 से अबव टेम्परेचर जाना चाहिए। अगर टेम्परेचर में हवा में टेम्परेचर तो ऊपर चला जाए 43 से 45 से ऊपर, अगर हवा में हमारे पास नमी होगी तो हमारे पास जो वैरायटी किस्म बनेगी वो जरा जूसी होगी, नरम होगी, जैसा कि सिंध में बनती है या हमारे पंजाब के कुछ एरिया में बनती है, फ्रूट तैयार होता है। लेकिन अगर हवा में नमी नहीं होगी, टेम्परेचर 43, 45, ये 46 इतना रहेगा, तो फिर जो है वो हमारी खुश्क हो जाएगी, खजूर बनेगी जैसा कि पंजगूर में बनती है, जैसा कि ये माउंटेन है हमारा डेरा गाजी खान का, कोए सुलेमान, इसके नीचे जो पट्टी है, इसके नीचे जो खजूरें हैं वो जैसे खुश्क हो जाती हैं। और अगर वो 50% खुश्क हो जाती हैं तो आप उसको उतार के आप उसको ड्राई फिर कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ड्रायर वगैरह में जो है उनको ड्राई किया जा सकता है। इसलिए ये साइट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लैंड प्रिपरेशन है। लैंड प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर जमीन आपकी पक्की है तो पक्की में आप लाजमी रेत का इस्तेमाल करें, पक्की जमीन में, कि उसके साथ जो है 1% के हिसाब से इस्तेमाल करें। ये कोकोनट क्वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सड़ी हुई, अगर सही सड़ी हुई जो है आपके पास गोबर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पत्ते हैं खुश्क, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1% आप उसमें से जो है वो सैंड लाजमी रखें, सैंड रेत यानी कि, तो वो जब आप मिक्स करेंगे ताकि इसका रूट सिस्टम डेलिकेट होता है, फाइब्रस होता है, वो जल्दी से जल्दी प्रोलिफरेट कर सके, वो जल्दी से जल्दी फैल सके। ऑफशूट सिलेक्शन, तो जहां पे नर्सरी अवेलेबल है तो कोशिश करें कि पहले नर्सरी के पौधे खरीदें, नर्सरी के पौधे खरीदें। अगर नर्सरी नहीं है तो फिर आप शूट के पौधे खरीदें, ज्यादा छोटे ना खरीदें, ज्यादा बड़े ना खरीदें। आप कोशिश करें कि 20 किलो का पौधा, 20 से 30 के दरमियान का पौधा जो है वो खरीदें। और जब पौधे को आप खरीदते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो खासकर उसकी गर्दन से पकड़ के और उसको फेंकते हैं पौधे को, या गर्दन से पकड़ के उसको खींचते हैं, अलहदा करते हैं माँ के पौधे से, तो वो उसको हिला देते हैं। और नीचे जो कि जैसे कि उंगली एक काट दी जाए और उसके नीचे वो छोटा सा पार्ट बनता है उंगली का, इस तरह के जो रूट्स उस बच्चे के साथ होती हैं, बेसिकली वो रूट्स आगे जर्मिनेट करती हैं। जो बड़ी बड़ी रूट्स उसके साथ मौजूद होती हैं कि उन रूट्स की ग्रोथ जो है वो स्लो होती है। जो कि छोटे छोटे बर्ड्स की तरह की रूट्स होंगी, तो वो आप लाजमी देखा करें कि ये इसमें मौजूद है कि नहीं है। और दूसरा, जब आप शक्कर को खरीदते हैं, पौधे को खरीदते हैं, तो ये चीज कंफर्म करना चाहिए कि जो पौधा है, पौधा बिल्कुल वो बच्चा सीधा हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पेट निकाला होता है, वो थोड़े से बेंड हुए होते हैं, ऐसे बच्चों की इनको प्रेफर ना करें, सीधे पौधों को ज्यादा प्रेफरेंस दें। लेआउट है, लेआउट मेरी अपनी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप 24 बाई 24 पे पौधे को लगाएं, इससे कम पौधे को ना लगाएं। जहां पे टेम्परेचर हाई होता है जैसा कि पंजगूर और तुर्बत में, और उनके पैच भी छोटे हैं, तो वहां का माइक्रो क्लाइमेट बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने इंटरक्रॉपिंग करनी है, तो इंटरक्रॉपिंग के लिए वो 24 बाई 24 की बजाय 22 बाई 22 पे लेके आते हैं, या 20 बाई 20 पे ले आते हैं। तो ऐसी जगह के लिए तो वो किसी हद तक बेहतर हो सकता है। वरना जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है और इस तरह की चीजें ज्यादा है, वहां पे 24 बाई 24 फीट पे रखेंगे उसको, पौधे को। अगर ज्यादा क्लोज कर देंगे, उसके अंदर मॉइस्चर बनेगा तो आपका फ्रूट गिरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद
प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, इरिगेशन की शेड्यूलिंग करें। इरिगेशन आप देखें कि आप जो इरिगेशन दे रहे हैं, क्या आपकी सैंडी सॉइल है, उसके मुताबिक फिर आप स्केड्यूल बना लें, गर्मियों का भी सर्दियों का भी। या आपकी मैरा जमीन है, किस तरह की जमीन है, पक्की जमीन है, उसी जमीन के हिसाब से उसको पानी का हिसाब देंगे। और पहले दिन लाजमी पानी दें, उसके बाद जो उस पे दरारें पड़ती हैं, दरारों को आप दबाएं, उसको मुतवातिर विजिट करते रहें। क्लोरोपैरिफास का बहाव करें ताकि हमारी जमीनों में, जो पाकिस्तान की जमीनें हैं ज्यादातर यहाँ पे और खासकर पंजाब की जमीनों में टर्माइट दीमक बहुत ज्यादा है, तो इसलिए पानी हर 15वें पानी के साथ जो है आप क्लोरोपैरिफास का इस्तेमाल करें, बहाव करें 2 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से टैंकी बना के उसके साथ वो ड्रॉप बाई ड्रॉप नक्के पे रख दें एक जगह पे, और वहां से वो पानी जाता रहे। इंटरक्रॉपिंग है, इंटरक्रॉपिंग जैसा कि अभी रेतली जमीनें हैं जहां पे कोई और चीज नहीं हो सकती, तो ये जितने भी आपके कद्दू की अकसाम है, वाटरमेलन की अकसाम है, ये अभी मुजफ्फरगढ़ और इस तरह लिया और इस तरह की जमीनें हैं जहां पे रेत मिक्स है, तो आप ये लगा सकते हैं। एक सीजन अभी एक गुजर गया, एक सीजन अभी आएगा जो अक्टूबर नवंबर में आएगा, तो आप 2 सीजन में इस फसल को लगा सकते हैं। तो इनको ऐसी फसलात को लगाए। इब्तदाई दिनों में आप अल्फाल्फा और इस तरह की चीजें भी लगा सकते हैं जमीनों में, जिसमें इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या चारा जात के तौर पे, ताकि उसमें बकरियां छोड़ें, बकरियां उनमें चरती रहें और वहीं पे ही वो पेशाब करें, वहीं पे ही वो मेंगनियां करें। ये सारी की सारी एक एनर्जी है जमीन की तैयारी में रोल अदा करती है। या फिर फूल निकलने से पहले पहले ये अल्फा या इस किस्म की चीजें फूल निकलने से पहले पहले रोटावेट कर दें। अगर जमीन कमजोर है तो जमीन आपकी मजबूत हो जाएगी, उसकी के लिए जंतर आप बीज जंतर के लिए भी हो जाएगी। तो अगर कोई लोग गंदम बीजते हैं तो गंदम का फिर एक नुकसान ये होता है कि 1 महीने के लिए जब अभी कुछ दिनों तक ये इसको स्ट्रेस देंगे ताकि ये राइपनिंग की तरफ जाए, हार्ड सीड बने, तो उस स्ट्रेस के दौरान टेम्परेचर बढ़ रहा है और नया अगर बाग आपने लगाया हुआ है तो उसको पानी चाहिए होता है, तो वो स्ट्रेस में आ जाता है हमारा पौधा, और स्ट्रेस की वजह से जो है चांसेस जो होते हैं उसके मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या तो फिर खालियां बनाएं, खाली बना के हर लाइन को अलहदा पानी जाए, उसके बाद आप दरमियान में जिस तरह से भी जो ग्रो करते हैं वो आप करते रहें। ये चीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये बंच कवरिंग है, कुछ चीजें मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड की हैं कि बंच को लाजमी कवर करें। ये नेट है, ये मुख्तलिफ किस्म के मैंने दिखाए हैं। नेट इसलिए होता है, एक तो इंसेक्ट पेस्ट में ना जाए और दूसरा जो ड्राई होती जाए वो इसमें गिरे। ये जो मैंने आपको तस्वीर आप देख रहे हैं इतने बड़े दरमियान वाली, ये जैगलोल फ्रूट की है जो डीजी खान में लगा हुआ है, और ये उसका फ्रूट है जैगलोल, सॉरी हाँ जी, जैगलोल का ये फ्रूट है। ये उसमें से फ्रूट इसका गिर रहा है, और ये गिर रहा है ताकि जो पकता जाए फ्रूट, वो फ्रूट जो है वो यहीं पे गिर जाए जाली में, और हम जब जाएं तो हम इसको पिक कर लें। ये नेचुरल राइपनिंग इसकी हुई है, इसको यहाँ से पिक कर लें और ये उससे भी बचा रहे। हमारा मकसद है कि इस पे पेस्ट भी ना जाए, कोई बर्ड्स वगैरह ना जाए। और दूसरा जो शापर देख रहे हैं वो शापर है मॉइस्चर से, इससे जो है बारिश हो जाती है, बारिश से बचाने के लिए इस तरह के मुख्तलिफ मैंने शापर दिखाए हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। आगे चलें, बंच कवरिंग इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा थोड़ा मैं टच इनको देता जाऊंगा। आगे चलें भाई, नेक्स्ट स्लाइड खबर साहब। नेक्स्ट होगी स्लाइड। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, इसकी हार्वेस्ट के तरीकाकार मॉडर्न जो कि कहा गया था कि जो टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स बताई जाए। इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपके पास ट्रैक्टर माउंटेड कम से कम एलिवेटर्स हों, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ हो, वो बेशक इतने बड़े हाई क्वालिटी के ना हो लेकिन ट्रैक्टर माउंटेड हो, जिस पे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ हो और बंदे आराम से चढ़ते जाएं। उसका फायदा ये हो जाएगा, कहां से बंद करना है, ये क्यों बंद करना है? जो एक चाड़ा एक दिन में जितना फार्मर्स को, उसका फायदा ये होगा कि अगर वो फॉर एग्जांपल दे रहा हूं ये, कि अगर वो 5 पौधे एक दिन में 10 पौधे करता है, अगर ट्रैक्टर के साथ होगा तो यही पौधे 50 हो जाएंगे, वो एक दिन में विजिट कर सकता है, क्योंकि ट्रैक्टर माउंटेड होगा, प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा है, आराम से वो जाता जाएगा, जल्दी जल्दी सारा के सारी चीजें कवर करते जाएंगे। तो ये इसमें से तब्दील कर सकते हैं। जो तस्वीरें दिखाई गई हैं वो
हाई क्वालिटी की मशीनरी है, लेकिन हम एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जो ट्रैक्टर माउंटेड हो, जो हमारे अपने पास ट्रैक्टर आम मौजूद होते हैं, उसके साथ उसको जो है लगाया जा सके। आगे चलें जी, आगे चलें जी। ये हार्वेस्ट का तरीकाकार है कि आपने विजिट करना होता है कि ट्री को, और उसमें देखना है कि जो आपका सॉफ्ट हो चुका है फ्रूट या ब्राउन कलर चेंज कर चुका है, तो हमने उसको उतारना है। अगर फॉर एग्जांपल 20 30 30% तक आपका वो उसकी रैपनिंग हो चुकी है फ्रूट की, तो उसको उतार लें। उसको उतारने के बाद अगर आप उसको फिर आर्टिफिशियल रैपनिंग में लेके जाते हैं, जैसा कि शेड बनाए होते हैं या इस तरह की चीजें, तो उसमें उसकी रैपनिंग आसान हो जाती है। कुछ वैरायटीज ऐसी हैं कि जिनमें आप अलहदा से जेंटली उनको अलहदा कर दें और उनको करेंगे ड्राई करेंगे, सन ड्राई वगैरह, तो वो पक जाएंगी। अक्सर वैरायटीज ऐसी हैं कि जो बंच के समेत उसको काटना पड़ता है। आप देखें कि बंच में से मैक्सिमम की पिकिंग हो गई, पिकिंग होने के बाद जो बच गया है उसमें से आप देख रहे हैं कि अक्सरियत 30% औसतन उसकी राइपेंड हो गई है, तो पूरे बंच को काटे पीछे से उसका जो बंच का जो हैंड है उसको पीछे से काट के उसी बंच समेत रखें, क्योंकि उसमें मॉइस्चर रहता है देर तक। अब जब तक मॉइस्चर उसके साथ रहेगा, वो अटैच रहेगा, तो अब ये बंच की जो राइपनिंग है ये बहुत अच्छी राइपनिंग हो जाएगी। और इसमें से फिर फ्रूट जो है उसको जेंटली काटें, ताकि उसके ऊपर जो कैप है वो कैप ना उतरे। अगर कैप उतर गई, वहीं से फिर आप जब इसको स्टोर करते हैं, स्टोर के दौरान बेहतियाती होती है और मॉइस्चर फ्रूट हमारा पकड़ लेता है। मॉइस्चर पकड़ने की वजह से अंदर ये सारी की सारी सुसरी हो गई, या बाद में स्टोरेज के बाद जो है उसमें से स्मेल आनी शुरू हो गई, तो ये उसकी ना जो शुगर है, शुगर क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं, ये चीजें शुरू हो जाती हैं। कैप का एहतियात से इस तरह से करें कि उसका कैप उस पर कायम रहे। आगे चलें, आगे चलें जी। ये भी इसी तरह की चीजें दिखाई गई हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि इसको जेंटली पुल करें, कलर चेंज देखें, कलर इस तरह के पूरा गल ना जाए फ्रूट हमारा, उसकी स्किन कलर चेंज कर चुकी हो लेकिन उसमें सख्ती मौजूद हो थोड़ी सी, और वो नरम हल्का सा 20% आपको 30% नरम फील हो रहा है, तो उसको उतार दें और फिर उसको ड्राईनेस की तरफ आप लेके जा सकते हैं। आगे आगे चलें। ये डेगले नूर की एग्जांपल है। ये है कि आप इसको पूरे बंच भी तोड़ सकते हैं, किस तरह से तोड़ेंगे, और फिर आप इसको जो है इसको रैपनिंग करने के लिए किस तरह से मुख्तलिफ ट्रेज में और उनमें इनको रख सकते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सॉर्टिंग के प्री सॉर्टिंग के तरीकेकार है, वहीं फार्म पे ही आप इसमें इनको जो है अपने रैक्स में डालें, और रैक्स में देखें कि किस हिसाब से पहले ही सॉर्टिंग से पहले इनको रैक्स में डालते जाएं, और अपने अंदाजे से रैक्स में डालें। और रैक्स इस तरह के यूज करने चाहिए बजाय उसके कि जो कि अनहाइजेनिक चीजें हों। आगे चलें, तभी हम एक्सपोर्ट की तरफ जा सकेंगे और ज्यादा अच्छी चीजें इसमें से वो कर सकेंगे। आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हैं जो यूज होते हैं। ये स्ट्रक्चर ओमान में इस्तेमाल होता है काफी। आगे चलें। इसका ये है कि जनाब ये सिर्फ सोलर पे चलेगा, और लेकिन इसको हर दफा आपको अपने फ्रूट की जाके डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। यहाँ ये उससे जरा एडवांस्ड है। इसमें राइपनिंग होगी लेकिन ट्रे को ऊपर नीचे करना पड़ेगा आपको। ट्रेस की जो है वो प्लेस वो चेंज करनी पड़ेगी, ऊपर वाले को नीचे रखना पड़ेगा, नीचे वालों को ऊपर रखना पड़ेगा, ताकि इक्वल उनको एक्सपोजर मिलता रहे। आगे चलें जी। ये ड्रायर हैं। ड्रायर में आप फ्रूट को जो अंडर अभी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं कि ड्रायर में इनको जो है वो ड्राई करना एक और अनदर ऑप्शन है, और बेटर ऑप्शन है कि ये अभी अंडर एक्सपेरिमेंटेशन है।
उसमें आप जो है मैकेनाइज्ड प्रोसेसिंग की तरफ जा सकते हैं। आगे चलें जी। ये पैकेजिंग का स्टाइल है कि पैकेजिंग जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगी उसी आपका रेट उसी हिसाब से आपको मिलेगा, जितनी आप हाई क्वालिटी की पैकेजिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी स्टार्ट हो गई है। अलकासिम बाग का आपने अगर प्राइम पैकेजिंग देखनी है तो वो आप उनसे मंगवा सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। और यही प्राइम पैकेजिंग यकीनन जो है सिंध के भी काफी सारे जो है ये जो बिजनेसमैन है जो इस किस्म का बिजनेस करते हैं, तो डेट पाम से रिलेटेड उनके पास मैंने देखी है कि जो प्राइम क्वालिटी की पैकेजिंग करते हैं, तो वो पैकेजिंग जैसी होगी जिस मार्केट के लिए उतनी आपको इम्प्रूव पैकेजिंग की जरूरत होगी, वही आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी अभी मच। किसी का क्वेश्चन है तो बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करेंगे। पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी, ताकि हम एक एक करके सवाल लेते जाएं जी। कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं जी। अदनान तारिक साहब नेशनल फूड से हैं सर, आप प्लीज अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सवाल ये है कि आपने ये इसकी बात की थी कि इसकी जो वैरायटीज के बारे में, तो इसकी वैरायटीज के लिए ये क्या करना चाहिए हमें? इसकी क्या कोई एक क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं उसमें, जब मेल फीमेल का उस टाइम पे उसके लेते हैं, या वैरायटीज के जब उसका प्लांट किस तरह से हम इसको कर सकते हैं? ग्राफ्टिंग होती है क्या? किस हिसाब से हम इसकी जो है वो जिन्स चेंज कर सकते हैं? मतलब अच्छा हमने मैं अगर अजवा लगानी है तो अजवा आएगी, और उसका जो प्लांट होगा वो किस तरह, किस हिसाब से हमें पता चलेगा कि वैरायटी को अच्छा चेंज तुम कर सकते हैं? जी जी। अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और मैं चाहता हूँ कि अच्छे खासे बंदे हैं यहाँ पे, मैं क्लियर कर दूं। एक बार ध्यान में रखें, ऐसा पौधा, ऐसा फल जिसके अंदर बीज ऐसा हो जो सिंगल दाल का हो, उसका सिंगल हो, जैसा कि खजूर का है, उसके दो हिस्से नहीं हो सकते। और ऐसा एक फल ऐसा होता है जैसा कि किन्नू का है, जिसका अगर छिलका उतार दें उसके बीज का तो उसके नीचे दो दालें निकल आती हैं। जैसा कि मेज का है, मेज इसी का अपना जो किन्नू का मैं कह रहा हूं, इसकी दो दालें निकल आती हैं। ये दो तरह के पौधे हमारे पास फ्रूट के होते हैं। ऐसा पौधा जिसका सिंगल सीड हो, जिसके दो हिस्से ना हो सकते हो हाथ से, उसकी बडिंग ग्राफ्टिंग नहीं होती। जैसा कि आप बडिंग ग्राफ्टिंग आपने लफ्ज एक लिया है, इसीलिए खजूर जो है ये अपने जैसे बच्चे देता है। उसका एक साइंस है पीछे, क्योंकि ये हमारा इस तरह का वो ऑडियंस नहीं है जहां पे मैं वो साइंस को शुरू हो जाऊं। जिस तरह बनाना है, अब इसका भी सीड क्लियर नहीं है, तो इसके लिए या तो टिश्यू कल्चर में आप जाते हैं, या फिर आपके पास ये भी अपने जैसे बच्चे देता है, आप बनाना को आगे लेके जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं डेट पाम में। डेट पाम के दो तरीके हैं, या तो फिर वही जो बच्चे अपने साथ पैदा करता है उसको निकालेंगे। अगर वो एक किस्म का है तो उसके बच्चे भी एक किस्म के होंगे। अगर वो मादा है तो बच्चे भी मादा होंगे। अगर वो नर है तो बच्चे भी नर होंगे, क्योंकि इसमें सेक्सुअल पार्ट इन्वॉल्व हो जाए, वहां पे वेरिएशन आ जाती है क्वालिटी में, क्वालिटी की भी। अगर आप सीड के थ्रू खजूर को लगा देंगे तो उसमें से जो बच्चा निकलेगा अब हमें मालूम नहीं है, क्योंकि खजूर भी हमारी तरह उसका नर अलग है मादा अलग है, ह्यूमन की तरह। तो अब हमें मालूम नहीं होगा कि उसमें से नर निकल आएगा या मादा निकल आएगी। और फिर ये भी मालूम नहीं होगा कि उस बेहतर निकल आएगी या उसे कम अजवा निकल आएगी। जैसा कि अगर हम माँ बाप के दो तीन बच्चे हैं तो हम तीनों जिहानत में एक जैसे नहीं होते, हम तीनों शक्लो सूरत में एक जैसे नहीं होंगे, हमारी जेनेटिक्स बेशक सेम होगी। तो इसी तरह सीड के हम खजूर क्या जो भी फ्रूट हो सीड के थ्रू उनको लगाने के को रिकमेंड नहीं करते। तो इसलिए या तो उसके शक्कर लेंगे आप
जो ऑफ शूट्स हैं, बच्चे हैं, वो खरीदेंगे, या फिर टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है और वर्ल्ड में इसकी खास लेबोरेटरीज हैं जो कि टिश्यू कल्चर के पौधे प्रोड्यूस करते हैं, वहां से ये मंगवानी पड़ेंगी। और जो है उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीजें फैसिलिटेट करे फार्मर्स को, ज्यादा से ज्यादा पौधों को यहाँ पे मंगवाया जा सके, इंपोर्ट किया जा सके। और दूसरी जो चीज है, यहाँ पे कुछ फार्मर्स ने, जैसा कि आपके सिंध में है, कासिम जिस्कानी साहब हैं, मीर आकिब जतोई साहब हैं, इस तरह के मीर अमानुल्लाह तालपुर साहब हैं, और इस तरह के और भी हैं फार्मर्स जिन्होंने अपने पास इस तरह की वैरायटीज लगाई हुई हैं बहुत ज्यादा। और दूसरा, पंजाब में 6 मुरब्बे पे एग्जॉटिक वैरायटीज का बाग लगा हुआ है, वो भी सेल करते हैं ये पौधे, वहां से भी आप लोग खरीद सकते हैं। जी जनाब। जी बहुत शुक्रिया जी। अदनान साहब, ऐसा है आपके लिए और बाकी जो दोस्त खजूर की नई वैरायटीज जो लगाना चाह रहे हैं, उनसे गुजारिश ये होगी कि आप हमसे रब्ता करें, हम डॉक्टर साहब से आपको थ्रू करवाएंगे। वैरायटी नई डेवलप करना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है, इसमें रिसर्च इन्वॉल्व है। और जैसा डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये क्रॉस पोलिनेटेड है, और जो जनरेशन की तब्दीली हो जाती है जब आप सीड से इसको लगाते हैं, तो इन एनी केस अगर आपने नई वैरायटी का इंतखाब करना है तो आपको पौधे आउटसोर्स करने पड़ेंगे, और वो किसी मुस्तनिद जगह से आपको लेने पड़ेंगे। या तो वो जिस तरह इन्होंने बताया कि बच्चे जिस तरह पैदा करते हैं, जिसको शकर्स बोलते हैं, या तो उसके जरिए पैदा हुए होंगे या फिर टिश्यू कल्चर के जरिए, तो हम आपको थ्रू करवा देंगे उन मुस्तनिद लोगों के साथ, उन मुस्तनिद इंस्टीट्यूट्स के साथ जहाँ से ये पौधे अवेलेबल होंगे। बहुत शुक्रिया जी। हम अपना अगला सवाल ठीक लेते है हैं। सर, थैंक यू। मियां सलार अख्तर साहब, सर आप बात करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मियां सलार अख्तर बात कर रहा हूँ जिला राजमपुर से। सर मैंने ढक्की, बसरा और हलावी यानी कि लगाई हुई है, बहुत पुरानी वैरायटीज लगी हुई है मेरे पास। लेकिन सर उसमें ये मसाइल है कि उसको जो सावन की बारिश नहीं होती सर, मानसून की, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। हम उसको जो है ना प्री मेच्योर उसको उतार के फिर उसको पाल यानी कि लगा के, नमक वगैरह का पाल लगा के वो हम अपनी मार्केट में सेल करते हैं। इसका कोई तरीकाकार बताएं। और दूसरा सवाल ये है कि सर उन इन वैरायटीज की ड्रॉपिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा ड्रॉपिंग है, और ये एक साल फ्रूट लेती हैं और एक दूसरे साल नहीं लेती। हालांकि हम उनकी क्रॉस पॉलिनेशन भी कराते हैं, वो यानी कि एक साल लेती है दूसरे साल नहीं लेती। इस हवाले से भी रहनुमाई कीजिएगा। और ये जो नई वैरायटीज बताई हैं, मजरूम होगी, अजवा होगी, सुसरी होगी, इनके सर्टिफाइड पौधे वगैरह कहाँ से मिलेंगे, अगर ये बता सके तो। जी डॉक्टर साहब, नोट करिएगा प्लीज। अच्छा अच्छा। सारा लिखना है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं सर? डॉक्टर समर साहब का शायद कोई इंटरनेट का कनेक्टिविटी का इशू है। सलार साहब, ऐसा है कि नए पौधों के ऊपर, जैसा कि पहले डॉक्टर साहब ने भी अर्ज किया, मैंने भी आपके साथ ये बात शेयर की कि नए पौधों के लिए आपको किसी मुस्तनिद सोर्स को के साथ रब्ता करना पड़ेगा, और फिर जाके आप पौधे पौधे नए लगा सकेंगे। उसके लिए आप हमसे डायरेक्टली रब्ता कर लें, हम आपको गाइड कर देंगे कि किस जगह से पौधे आपको मिले। हेलो, जी जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? आवाज? जी 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 आ जी, रही है। आपने आवाज आ रही है। जी सलार अख्तर का सवाल सुन लिया था सर? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? और आप मुझे कह रहे हैं? नहीं सर, डॉक्टर समर से, सर डॉक्टर समर से बात कर रहे हैं सर। डॉक्टर साहब का सर कनेक्टिविटी का शायद कोई इशू है। हम अगला सवाल ले लेते हैं, जो डॉक्टर साहब ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। समर साहब आपको आवाज आ रही? डॉक्टर समर साहब, डॉक्टर समर साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल रहीम खान साहब हैं। खान साहब आप बात करना चाह रहे हैं सर कोई? अच्छा, हेलो, जी ये बार बार पता नहीं बंद हो रहा है। हाँ। उसमें फाइबर का स्ट्रक्चर जो है, वो फाइबर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, वो उसमें बनाएं। उस
उसमें ये सारी की सारी हो जाएंगी। जहां तक ढक्की की बात है, तो ढक्की को जो है उसमें एक नेचुरल है प्रोसेस कि उसका फ्रूट गिरता है काफी करीब, ये जेनेटिकली भी है उसमें कुछ इशू, और कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो उसकी वजह से होता है। एक तो थिनिंग करें अपने फ्रूट की, आप थिनिंग करें उसकी, फ्रूट की करें, और दूसरा वो मॉनसून को कोइंसाइड नहीं करता। जब मॉनसून हमारे यहाँ पंजाब में या डेरा इस्माइल खान में आता है तो ये लेट वैरायटी है, ये यहाँ हमारे जोन की लेट वैरायटी में से एक वैरायटी है, ये लेट होती है, उसको कोइंसाइड नहीं करती। आप इसका वेट कर सकते हैं। ये डीजी खान में राजनपुर भी वही पट्टी है, उस टाइम ये मौजूद होता है, क्योंकि पिछले 2 सालों में अनयूजुअल इन्वायरमेंट क्लाइमेट रहा है। पहले बारिशें नहीं है, पिछली दफा जो समर था वो समर सीजन माइल्ड रहा है, माइल्ड होने की वजह से थोड़ा सा साइज का और इन चीजों का फर्क पड़ा है। अदरवाइज ये पकती है डीजी खान इस रीजन में, जिस रीजन में आप हैं, इस रीजन में ये जो है ढक्की इसकी राइपनिंग होती है। बाकी आप थिनिंग करें, इसकी न्यूट्रिशन जो है वो पूरी करें, एनपीके डालें। बड़े पौधे हैं तो उसको 250 ग्राम लाजमी उसको जो है आप ये मार्च अप्रैल में डालें। हाँ जी। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का नंबर भी हमने पार्टिसिपेंट से मैं गुजारिश करता जाऊं कि हमने चैट बॉक्स के अंदर डॉक्टर समर नकवी साहब का नंबर शेयर कर दिया है। अगर आपका बाद में भी कोई सवाल हो तो आप इनसे जरूर पूछ सकते हैं। अब्दुल रहीम खान साहब हैं हमारे साथ। सर आप बात करें सर प्लीज। खान साहब अनम्यूट थैंक करिए। यू खावर, थैंक यू खावर। सर। डॉक्टर साहब ने बड़ी इंफॉर्मेटिव से प्रेजेंटेशन दी है। एक जगह टिश्यू कल्चर का भी जिक्र आया। मैं ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान में हमारे माशाल्लाह अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी खासे इदारे हैं। हम क्या टिश्यू कल्चर के प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ये जेड्स के? अगर कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल फार्मर, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है कि प्लांट्स अगर सर्टिफाइड हो तो फिर बात बनेगी। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन जरा डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इस तरह से है कि मेरी नजर में ये जो आप कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर कोई टिश्यू कल्चर पे काम कर रहा है, हर यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है, और टिश्यू कल्चर जो है वो इजी नहीं है, और खासकर ट्रीज में इजी नहीं है। जो ट्रीज ट्रीज हम उसको कहते हैं कि जो के लकड़ी बनाते हैं, जिनका स्टेम जो है वो बहुत मोटा होता है, उनमें इजी नहीं होता। इसीलिए आपको ऐसे पौधे जो लकड़ी बनाते हैं, जिनका स्टेम बड़ा होता है, उसके टिश्यू कल्चर के पौधे बहुत कम नजर आएंगे। अभी आप देखें पाकिस्तान में भी बनाना के बहुत होंगे, क्योंकि ये लीफ है, लीफ ने स्टेम बनाया होता है, ये इजी हो जाता है। एक्सपेरिमेंट के तौर पे सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, रिसर्च के तौर पे, और मुख्तलिफ स्टेजेस पे भी हैं। कुछ डार्कनिंग पे पहुंचे हुए हैं, ये मुख्तलिफ स्टेप होते हैं। कुछ जो है उनकी शूटिंग कर ली हुई है, रूटिंग शूटिंग हो गई है, वो रूटिंग की स्टेज पे हैं। और लेकिन मेरी नजर में जब हम इसको देखते हैं बिजनेस के तौर पे, तो ये यूनिवर्सिटीज का काम नहीं है, ये काम है बिजनेस का। ये पीपीपी मोड में जाना चाहिए। मैं पहले भी जितनी दफा प्रेजेंटेशन दे चुका हूं, ये बता चुका हूं कि इस प्रोजेक्ट को हम कई दफा वहां पे प्रेजेंट कर चुके हैं प्लानिंग कमीशन में, कि ये पीपीपी मोड का प्रोजेक्ट है, जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे और बिजनेसमैन जो है वो टेक्नोलॉजी ले आएगा। जिस तरह अतुल की एग्जांपल मौजूद है इंडिया में, वो टेक्नोलॉजी ले आएगा और गवर्नमेंट उससे सब्सिडाइज खरीदे और फार्मर को दे लाखों में। अगर बिजनेस प्लान करना है तो फिर तो इस तरह से चलेगा। अगर रिसर्च का बात करनी है तो रिसर्च हर यूनिवर्सिटी मनसूबा कर रही है, वो डार्कनिंग स्टेज पे है। हम कर रहे हैं, हम जो है उसकी रूटिंग स्टेज पे हैं, रूटिंग के पे काम जो है हमारा चल रहा है। बाकी हम स्टैंडर्डाइज कर दिए चीजें। आपके डिप्री में है तो वो भी काम कर रहे हैं, वहां पे एनएआरसी में भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है और बहुत डिफिकल्ट है। इसी वजह से दुनिया में सिर्फ इसकी जो फेमस है वो सिर्फ 2 लेबोरेटरीज हैं, 8 काम कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिनके बिकते हैं पौधे जो रिलायबल हैं वो सिर्फ 2 हैं। एक फ्रांस की है और उसका यहाँ पे अलवतबा वाले बैठे हुए हैं यूएई में, और एक ग्रीन कोस्ट के नाम से है और उसके वो बैठी हुई है यूके में, और दूसरी ये तीसरी अतुल है जो उनके साथ यूएई वालों के साथ लिंक करके और सीख के डीपीडी वालों के साथ, यूके वालों के साथ, और इन्होंने वो इंडिया वाली साइड पे सारा कुछ जो कर रहे हैं। इसी तरह का मॉडल अपनाना पड़ेगा अगर आप बिजनेस साइड पे जाना चाह रहे हैं।
और इसको एज ए बिजनेस लेना चाहिए मेरे ख्याल में, और उसमें जाना चाहिए तो पीपीपी मोड में जाएं, क्योंकि हम सालों वेट नहीं कर सकते। हमें ये चाहिए कि हम फौरन इस चीज को सीरियस लें, और जैसा कि मैंने कहा कि ग्रीन इनिशिएटिव और इस तरह की जो चीजें हैं उसमें ये चीजें आए या वहां पे, या तो उसके दो तरीकेकार होते हैं, या तो बड़े पौधे भी आए साथ, और बड़े पौधों के साथ यानी 3 फुट का पौधा है वहां पे खरीदे जाएं, और दूसरा ये है कि वहां टेक्नोलॉजी भी ले आए और टेस्ट ट्यूब के भी ले आए जो जहां पे आके उसको एक्लेमेटाइज करें और यहाँ पे सस्ते बेचें। इस तरह के 3 प्लान बन सकते हैं बिजनेस के पीपीपी मोड में। डॉक्टर जी जनाब। साहब, माजी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पौधे लाए थे, बाहर से मंगवाए थे, और एक प्रोजेक्ट भी था उसमें, इन्होंने इनिशिएटिव भी लिया था। जी जी, 8-10 मैंने ही लाख मंगवाए थे, हाँ जी, तो मैंने उनका मंगवाए क्या थे। रिजल्ट सर, उनका क्या रिजल्ट निकला? आपने जो कहा ना जी, ये बहुत टेक्निकल चीज है, और जो लोग इस वो सब्जेक्ट से हमने 4 फार्म बनाया हुआ है जी। सर सर जस्ट अ मिनट सर, जो हमने सर पौधे ये मंगवाए बहुत थे वो हमने बात, जी जी, सर जस्ट मैं बताने जस्ट लगा अ हूँ। मिनट, वो जस्ट अ हमने मिनट सर, 10,000 पौधा मंगवाया था। सर प्लीज फर्स्ट लिसन टू मी। देखें, ये बहुत, जी मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ, ये बहुत टेक्निकल काम है और इस पर काम होना चाहिए, और काम हो रहा है और माजी से हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम टिश्यू कल्चर में पीछे हैं। प्राइवेट सेक्टर ये काम नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्टर के पास इतने हाईली क्वालिफाइड लोग, पीएचडी, रिसर्च स्कॉलर्स, पोस्ट ग्रेजुएटेड लोग नहीं होते, ये यूनिवर्सिटीज के पास होते हैं। बात आपकी सही है, पीपी की अप्रोच में काम किया जाए। पीपीपी की अप्रोच में काम, हमारा जो माइंड सेट है, कल्चर है, वहां नहीं होता हमारा। अगर हमने सक्सेस हासिल करनी है किसी सब्जेक्ट में, आपके देखिए इनकम्बेंट सेंटर बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है यूनिवर्सिटीज में, तो हमें टिश्यू कल्चर को मद्देनजर रखते हुए ये पौधे, मेरा ख्याल है जो 10-12-15 साल पहले काम शुरू हुआ था, तो आज कुछ ना कुछ तो होते पौधे फील्ड में, 5-10 ही होते। ये मेरा कंसर्न है, और अदरवाइज काम तो सभी कर रही हैं। तो काम जब फ्रूटफुल तब होता है जब ऑन ग्राउंड हमें कुछ मिले। थैंक यू सर। अच्छा जी। अच्छा, अब तो मैं आपको ये बता दूं कि वो जो 10,000 पौधा जो हमने मंगवाया था वो 2 झंग में फार्म बने हुए हैं, और 2 उसके जो है वो लैया में फार्म है बने हुए। और अगर वो किसी ने देखने हो तो वहां पे वो देख सकते हैं। वो फर्स्ट उसकी फ्लावरिंग जो है वो इस साल आएगी। वो पौधे आए थे 25 सेंटीमीटर के पौधे, वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट थे, फ्री ऑफ कास्ट हो गए। दूसरी जो बात यह है कि जो आपने बताया है, तो मैं जाती तौर पे तो इस बात को जो है डिसएग्री करता हूं कि यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उनके पास नहीं होता। जब बिजनेसमैन बिजनेस को सेट करेगा तो वो अपने लिए टेक्नोलॉजी भी और ह्यूमन रिसोर्सेज भी तलाश करके ले आएगा, जहां से भी ले आएगा। अभी इसकी एग्जांपल मैं दूं, ये जो रिसेंट एग्जांपल है, ये ग्रीन इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, इस ग्रीन इनिशिएटिव में अगर आप इसमें इसके इर्द गिर्द देखते हैं, इसमें इतने एग्रेरियन जो ह्यूमन रिसोर्स की आप बात कर रहे हैं, पीएचडी डॉक्टर या इस तरह के, वो एज ए कंसल्टेंट या एज ए फार्म मैनेजर या इधर गए हैं, इस सेक्टर में जॉब्स क्रिएट हुई हैं। आप सोच ही नहीं सकते, उन्होंने जाके डेजर्ट्स को आबाद कर दिया। यानी कि ये भी एक बिजनेस मॉडल है। तो जो बिजनेसमैन बैठा हुआ है, साफ जाहिर है उसको मालूम है कि मैं अपना जो ब्रेन है वो ब्रेन कहां से लूंगा, और मैं टेक्नोलॉजी कहां से लूंगा, और किस तरह से इसको मैंने सक्सेसफुल बनाना है। और वो फिर उसके लिए आगे डिस्कशन हो सकती है कि क्या उसने सिर्फ डेट पाम पे रहना है, या उसने साथ और भी चीजें करनी है टिश्यू कल्चर, जिनमें से वो अपने अखराजात निकालता रहे और लॉन्ग टर्म के लिए डेट पाम पे चलता रहे। अगर आप इसको ऐसा कहें तो आप ये देखें कि कराची की, आपके ही वहीं पे सिंध में कराची की साइड पे बनाना की प्राइवेट लेबोरेटरी है। उनके लाखों रुपए के लाखों पौधे सालाना के निकलते हैं, तो वो भी प्राइवेट है। जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो अपने लिए टेक्नोलॉजी भी देखेगा, अपने लिए ह्यूमन रिसोर्स भी जो उसको चाहिए होगा वो उसको हंट करेगा। तो ये जो चीज है, ये ऐसा नहीं है कि बाहर जो हम कहें कि जो हमारा बिजनेसमैन बैठा हुआ है वो पैसे ऐसे ही फेंक देगा। उसका ब्रेन है, वो साफ जाहिर चीजों को सबको जो है वो साथ लेके आएगा। ये रिसर्च का मेरी नजर में टॉपिक नहीं है, ये
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का टॉपिक है, ये बिजनेस मॉडल है टिश्यू कल्चर। जब तक बिजनेस मॉडल में नहीं जाता ये समझ नकवी कामयाब साहब, नहीं होगा। इसी के रिलेटेड थोड़ा सा मेरा जी क्वेश्चन था। जी मेरा नाम रियाज हुसैन है। जी जी रियाज साहब, जी 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 रियाज साहब बात करें। जी रियाज साहब। रियाज साहब आप सुन पा रहे हैं? मेरा ख्याल रियाज साहब का कोई शायद इंटरनेट का इशू है। कोई और सवाल है किसी की तरफ से तो आप पूछ सकते हैं, वरना हमारे सीईओ साहब भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम समर साहब। जी जी जी। सर मैं अकील बात कर रहा हूँ और मैं कमर्शियल एक्सपोर्टर हूँ एग्री प्रोडक्ट्स और फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अगर फॉर इंस्टेंस डेटा देखूँ तो डेटा में हमारे मेनली जो छुआरा है वही पाकिस्तान से ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है। क्योंकि मैं चाह रहा था कि कुछ खजूर भी फॉर इंस्टेंस अगर आप, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यूके में मैं था और वहाँ पर देखता था कि एक 800 ग्राम की मजॉल डेट जो कि इसराइल से आई है वो तकरीबन 16 पाउंड की वहां पे बिक रही थी। दुकानदार उसको बेच रहा था। तो हम कौन सी ऐसी वैरायटीज हैं जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उसको एक्सपोर्ट करने के क्या प्रोसीजर होंगे? अगर बाय सी मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ फॉर इंस्टेंस यूरोप के लिए या यूके के लिए, क्या मुझे उसमें सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगी, और क्या क्या इस तरह की चीज़ें होंगी, और कौन सी ऐसी वैरायटीज होंगी जो पाकिस्तान से बेनिफिशियल है टू एक्सपोर्ट एनी अदर कंट्री? थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इस तरह से है कि जैसा कि हमने पहले प्रेजेंटेशन के दौरान जिक्र किया कि हमारे पास जो वैरायटीज हैं वो इंडस्ट्रियल ग्रेड है, इंडस्ट्रियल डेट्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो है इस लेवल की नहीं है कि जो कि आप फ्रेश डेट्स के तौर पे उनको एक्सपोर्ट करें और वो इस तरह की मार्केट में यूके में अगर इधर आप लेके जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आपको फोकस करना चाहिए पल्प। आप पल्प को किस तरह से लेके जाना चाहते हैं? जो वैरायटीज बाकी भी सिंध से काफी सारे बंदे इस तरह की मुख्तलिफ जगहों पे भेज रहे हैं, जो यूके कह रहे हैं को यूके भी भेजते हैं, लेकिन वो फ्रेश के तौर पे नहीं जाती, उधर जाके फिर वो वहीं पे पल्प बनती है और पल्प बन के फिर आगे जाती है। तो जो बाकी प्रोसीजर आप कह रहे हैं कि सर्टिफिकेशन की और इन चीजों की जरूरत है, वो मेरे ख्याल में खाबर साहब टीडैप से आपका वो लिंक करवा देंगे। अमीर मोहसिन साहब जो हैं वो आपको गाइड करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें चाहिए। लेकिन ये यूके के अलावा लास्ट टाइम बेगम जंगी जो है यहाँ से भेजी गई है, जो डायरेक्ट बलोचिस्तान से गई है, एक कंटेनर गया है श्रीलंका के लिए, बेगम जंगी बलोचिस्तान से तुर्बत से। तो आप उसको देख सकते हैं, मोजावती है तो, लेकिन वो एक नरम किस्म की वैरायटी है, तो उसमें आपके लिए जो है वो अखराजात उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे। ये भी सारी चीजें हैं। ढक्की को यहाँ पे पंजाब में खुश किया फार्मर है, तो आप उस ढक्की को भी, जो छुआरा नहीं है उसका वो उन्होंने रैपलिंग कराई हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं खावर साहब से कहूंगा कि आपके साथ शेयर कर देंगे। डीजी खान में कर्नल साहब है, उनके पास पड़ा हुआ है काफी सारा, 25 टन के करीब है माल। तो आप देख सकते हैं कि उसका स्टैंडर्ड और बाकी चीजें जो है वो मीर साहब से आप डिस्कस कर लें जी। जी सर शुक्रिया थैंक यू। डॉक्टर साहब। अकील असद साहब नकवी साहब, मेरा एक क्वेश्चन था अब्दुल रहीम साहब के रिलेटेड, जिस तरह से उन्होंने फरमाया था। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि दुनिया में क्या कहीं कोई ऐसी एग्जांपल है कि जहाँ पे कोई हाफ कुक्ड टेक्नोलॉजी हो और उसको बिजनेसमैन आके अडॉप्ट करे, जिस तरह से आप फरमा रहे थे कि कोई बिजनेसमैन आके इसमें इन्वेस्ट करे और इसको लेके चले, तो क्या कोई हाफ कुक्ड टेक्नोलॉजी पे आके इन्वेस्ट करता है दुनिया में? कोई ऐसी एग्जांपल है तो काइंडली वो कोट कर दें। थैंक यू। जो बिजनेसमैन होगा, मैंने लफ्ज कहा कि वो टेक्नोलॉजी को ले आएगा जहां से भी ले आए। आप बात को इसको समझें। अब अतुल इंडिया के पास है ही नहीं टेक्नोलॉजी, वो डेट पाम कब लगाते थे? वो ले आए हैं, उन्होंने राजस्थान को भर दिया है दूसरी साइड पे, जो कि फ्यूचर के लिए थ्रेट है इंडस्ट्री का। तो जो बिजनेसमैन होगा, जो ग्लोबली सोच रहा होगा, तो वो जो है वो टेक्नोलॉजी ले आएगा जहां से ले आए। मैंने लफ्ज इसलिए बोला है कि वो टेक्नोलॉजी को जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा जहां से भी कर ले, तो ये आ जाएगी, टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाएगा।
तो इसलिए इस चीज पे हाफ कुक तो नहीं है, अभी अतुल वाले कर रहे हैं। आप अभी मुझे नहीं, बताएं कितने आपने पौधे फरमाया लेने ना हैं, तो अतुल पाकिस्तान वालों से में मैं नहीं आपको इंडिया से मंगवा है अभी तक दूंगा। यहाँ पे कोई कामयाब नहीं हो जी, सका। तो मैं उस पाकिस्तान के हवाले से पूछ मैंने रहा हूँ, आपको दुनिया एक में बात तो चले बताई है हो रहा जनाब, है जो एक एक, एक बात सुने ना, बात सुने। मैंने आपको बताया कि अतुल वालों ने डीपीडी वालों के साथ अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करवाया है, यूएई के साथ एग्रीमेंट करवाया जी है। जी आपको मालूम होगा, आप सारे डेट पाम के स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, अभी रिसेंटली हमारा भी एमओयू साइन हुआ है, एम्बेसडर ने किया है यूएई के साथ। उसमें ये चीजें डाली जाएं, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं, सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, तो इन चीजों को चैनलाइज करने की जरूरत है। उसमें ट्रेनिंग्स करवाएं, आप अपना ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करवाएं, जी। उसके साथ टेक्नोलॉजी साथ आएगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। कोई और सवाल है इसके ऊपर? हम बाद में भी बात कर लेंगे कि टेक्नोलॉजी किस स्टेज पे है पाकिस्तान में, और किस प्रोजेक्ट को पीपीपी मोड में जाना चाहिए। एक्चुअली आज के इवेंट के ऊपर अगर किसी का कोई सवाल है, तो वैराइटल सिलेक्शन के ऊपर, सोर्सिंग के ऊपर, इसके पौधे कहाँ से मिलेंगे, कैसे लगाना है, बाग बाग के अंदर के मामला क्या हैं, और या एक्सपोर्ट रिलेटेड अगर किसी के क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें प्लीज़। कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक एक्सपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। जी जी जी, पूछें जी। अच्छा, मेरा नाम रविशंकर, मैं फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट में होता हूँ। तो जी हमारे पास जो कस्टमर काफी एक्सपोर्ट जो करते हैं, वो डेट्स जो सिंध में रीजन में करते हैं, खैरपुर साइड से। तो ये छुआरा सारा जाता है यूएई, यूएई से फिर ट्रांसशिपमेंट जाती है इंडिया, वहां से फिर लेबलिंग होके यूरोपियन कंट्री जाती है, मेड इन इंडिया टैग चेंज हो जाता है, हमें भी पता है। लेकिन जो मेन चीज है, हमारे एक्सपोर्टर डायरेक्ट उस कंट्री को एक्सेस क्यों नहीं करते, या गवर्नमेंट की कोई ऐसा रोल क्यों नहीं है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जो प्राइस हम यहाँ से जो कोट होके जा रही है या री एक्सपोर्ट होती है, प्राइस चेंज हो जाती है, आपको भी पता है। तो ऐसे डायरेक्ट कंट्रीज कोई ऐसे नहीं है जिसको एक्सेस कर सके एक्सपोर्टर, क्योंकि छुआरा हमारा टोटली एक्सपोर्ट जाता है, रीपैकिंग होके इंडिया ही अपनी मार्केट आगे बढ़ा रही है। तो इस लिहाज से कोई कंट्रीज वगैरह या कुछ लिस्ट या कोई बिल्कुल ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो। डॉक्टर साहब कमेंट करिएगा इसके ऊपर, बाकी कुछ मैं भी इसके ऊपर बात कर। नहीं, ये इस बात पे तो कमेंट जो टी डैब से मीर साहब करेंगे, आप करें, क्योंकि गवर्नमेंट को आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। सर ऐसा है कि मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं, ऐसा है, अभी शंकर साहब ने जो बात की, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपनी जो प्रेजेंटेशन है हमारी, जो रिक्वायर्ड है उन कंट्रीज के लिए जहां पे वो रीडाइवर्ट हो रही है, वो नहीं कर पा रहे। हमें ज़रूरत है उस चीज़ की कि हमारी इंपोर्टिंग कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। एक्चुअली हम लोग ना वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ना हमारे प्रोसीजर्स जो हैं वो उस लेवल पे हैं कि हम उसको, उसकी प्रेजेंटेशन को, उसकी पैकेजिंग को, उसकी ब्रांडिंग को बेहतर कर सकें। तो अब पीएचडीसी ने इस तरह के मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद किया है कि जिसके अंदर हम लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आपने देखें, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वैरायटी कैसे सिलेक्ट करनी है, हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, किस स्टेज पे करनी है, उसके बाद उसकी प्री सॉर्टिंग कैसे करनी है, प्रोसेसिंग कैसे होनी है, पैकेजिंग कैसे होनी है। जब तक ये सारे के सारे प्रोसीजर, पूरी की पूरी वैल्यू चेन को हमारे प्रोसेसर्स या हमारे एक्सपोर्टर्स या हमारे फार्मर्स अडॉप्ट नहीं करेंगे, तब तक यही होता रहेगा कि हमारी खजूर किसी और मुल्क में जाएगी, वहां से फिर वो, उसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर रीपैक होगी, ब्रांडिंग होगी, और फिर वो अच्छी कीमत पे किसी अच्छी कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर दी जाएगी। तो जरूरत है हमें खुद से उन सारे प्रोसीजर को अडॉप्ट करने की जो कि वो बाकी लोग कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोगों ने अलग से वेबिनार्स रखे हुए हैं। हम आपसे डिटेल में ये पूरी वैल्यू चेन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। खबर साहब, सॉरी, एज एन एक्सपोर्टर परस्पेक्टिव मैं थोड़ा सा इसमें कमेंट ऐड करना चाहूँगा, अगर आप मुझे अलाउ करें सर प्लीज़। सर सर जरूर प्लीज। इसमें एक हमारा जो ड्रॉबैक है वो मेनली ये भी है कि हमारे जो माइंडसेट हैं वो मार्केटिंग साइड पे नहीं है, इंजीनियरियल माइंडसेट है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप पाकिस्तान में कहीं पीएचडीज, और जो फार्मर है वो कहता है मेरे डोर स्टेप पे आके मेरे से प्रोडक्ट ले लो, लेकिन मुझे एक प्रोसीजर ना बताओ कि मुझे 1-2 महीने टाइम लेना है और उसके बाद मेरी पेमेंट्स आएंगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक फार्मर जिसके पास अपना फार्म है, उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता उसकी प्रोडक्ट को, तो वो खुद डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें फ्रंट एंड पे इतनी हमने रिसर्च नहीं करते। मैं अगर आपको अपनी बात करूं तो मैं एज एन एक्सपोर्टर, मैं 2 घंटे 3 घंटे स्टडी करता हूँ इस चीज़ को लेके कि भाई कौन सी मार्केट है, कौन सी मार्केट में मैं रीच कर सकता हूँ। जब आप इस फील्ड में जाएंगे, आप मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में जाएंगे, आप वेबिनार्स अटेंड करेंगे, आप ट्रेड शोज में जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपके लिए खुलती जाएंगी।
वो इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप अपनी प्रोडक्ट बिल्कुल। को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। यूएसएड ने ये हमारे जो मैंगो के फार्मर्स हैं इनको पूरे सेटअप लगा के दे, इनको सॉर्टिंग वाली चीजें मंगवा के दी। उन्होंने जस्ट वंस एक दफा यूके में एक्सपोर्ट की और वहां पे उनको कुछ नुकसान हो गया, तो जिसके बाद उन्होंने फिर वो बैक टू जो एक्सरसाइज उन्होंने की सारी हार्वेस्टिंग और ग्लोबल गैप की सर्टिफिकेशंस वगैरह ली, सारा कुछ करने के बाद अभी वो बैक टू नॉर्मल आके वही अपने बाग दोबारा से उन्हीं लोगों को बेच रहे हैं जो कि आगे एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें आपका एक और थोड़ा सा ये भी है कि आपके पास रिस्क एपेटाइट भी आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। एज एन एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर को पता होता है कि अगर मुझे इस साल नुकसान हुआ है तो मैं अगले साल इसी काम में से पैसा भी निकाल लूंगा। तो ये चीजें भी काफी ज्यादा मैटर करती हैं इसमें। जी बिल्कुल, मैंने भी ऐसे ही अर्ज किया कि हमें अपने वैल्यू चेन को डेवलप करने की जरूरत है, चाहे वो फार्मर लेवल पे है, चाहे वो प्रोसेसर लेवल पे है, चाहे वो एक्सपोर्टर लेवल पे है। हमने अपनी प्रोडक्ट को अच्छा प्रेजेंटेबल करना है ताकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करके हम अपनी जगह बना सकें। मैंगो की एग्जांपल है, सिट्रस की एग्जांपल है, टोमेटो की एग्जांपल है, अनियन की एग्जांपल है। तो हम लोगों ने विद द टाइम जो है, जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने, जिस तरह अभी गिल साहब ने भी बताया कि टीडीएपी और पीएचडीसी इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद लगातार कर रहा है। हम हर वीक एक या दो वेबिनार्स कर रहे हैं जो कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर है, जिसके अंदर हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। हम हमारे हमारे हम दो इदारे हैं यहाँ पे, पीएचडीसी पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। पीएचडीसी प्रोडक्शन साइड और प्रोसेसिंग साइड को देख रहा है और टीडीएपी मार्केटिंग साइड को देख रहा है। तो हम आपको कनेक्ट करवा सकते हैं विद दी बायर्स, विद दी जो हमारे ट्रेड मिशन हैं उनके साथ भी। इंटरनेशनल मार्केट की जो आउटलुक है, जो इनसाइट है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। एसपीएस कंप्लाइंस भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने करनी है वो ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से हार्वेस्ट करें, बेहतर तरीके से उसको पैक करें, प्रोसेस करें और उस काबिल बनाएं कि वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जगह बना सके। इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिटेल में भी बात कर सकते हैं। डॉक्टर सैयद सादिक साहब हैं हमारे साथ। सर, आप बात करना बिल्कुल। चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। आवाज आ रही वालेकुम है? सलाम। आ रही थी आवाज, आप पूछें सर। डॉक्टर साहब से तो मैं सैयद सादिक मेरा नाम है, मैं एफएओ बलूचिस्तान से हूँ। सर, डॉक्टर साहब से पहले टेलीफोन पे भी बात हुई है, इनसे हमने ट्रेनिंग्स भी ली हैं। तो चूंकि ये बड़ा फोरम है, जस्ट वांट टू आस्क कि 3.5 लाख टन बलूचिस्तान प्रोड्यूस करता है डेट्स। अभी लास्ट मंथ में खैरपुर, जो हमारे फार्मर्स थे खैरपुर और सकर की भी मैंने विजिट करवाई। We have just the problem of marketing, packaging and marketing. पैकेजिंग पे फिर भी एफएओ ने इनको गाइडलाइन दी है और हमारे एफएफएस फार्मर फीड स्कूल हम वहाँ पे कंडक्ट करवा रहे हैं, हमारे मास्टर ट्रेनर्स वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला मार्केटिंग का है। तो यहाँ पे इस फोरम पे जो एक्सपोर्टर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं या जो प्रोसेसर्स हैं कि बलूचिस्तान के जो फार्मर्स हैं उनको हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं। जस्ट वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन प्लीज। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि एक्सपोर्टर्स के साथ डायरेक्ट लेजोन जो है वो आप फार्मर साहिबान भी कर सकते हैं। हम भी आपको एक्सपोर्टर्स या प्रोसेसर जो साहिबान हैं उनके साथ आप लोगों को कनेक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरत ये है कि फार्मर्स की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि फार्मर्स एक्सपोर्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सकें। जहाँ तक डॉक्टर समर नकवी साहब का है मामला, वो आप लोगों को गाइड करते रहे हैं और करते रहेंगे। हमने नंबर भी इनका शेयर कर दिया है। ज़रूरत यह है कि जो फार्मर साहबान हैं, ख़ासतौर पे चूंकि बलूचिस्तान की बात हो रही है, तो बलूचिस्तान के लोगों से, दोस्तों से गुजारिश यही है कि आप अपने जो प्रोसेसेस हैं उनको बेहतर करें। अभी लास्ट ईयर हमने फूड एग टीडीपी ने एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन का इनेकाद किया था। उसमें हमने पीएचडीसी के प्लेटफॉर्म से बलूचिस्तान के लोगों के लिए 5 स्टॉल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उनको प्रोवाइड किए थे और उसके अंदर उन्होंने अपनी खजूर और जो बाकी बलूचिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं, ऑलिव की जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल और जो प्रीमियम एप्पल है, ग्रेप्स हैं और जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सारे के सारे वो लेके आए थे, उन्होंने प्रेजेंट की थी। और खुशी की बात यह है कि उनकी जो डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है वो 500 से ज़्यादा बाहर आए हुए थे, 60 से ज़्यादा मुल्कों से। तो उनके साथ उनका जब बात हुई, इंटरेक्शन हुआ, तो बहुत सारे लोगों को ऑर्डर्स भी मिले। तो इस तरह के फोरम्स अवेलेबल हैं। ज़रूरत ये है कि आपके अंदर स्पार्क हो, हमारे लोगों के अंदर थोड़ा सा
उसका कोई तजस्सुस हो कि उन्होंने ये काम करना है, तो ये फोरम ओपन है, हमारे नंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। जिस साहब को भी कोई कनेक्टिविटी की जरूरत हो, जिस साहब को कोई सपोर्ट की जरूरत हो, कोई मार्केट इनसाइट की जरूरत हो, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। नईम खान साहब, आप बात करना चाह रहे हैं सर? यस सर, बेसिकली मैं ना सिंध से मैं बात इसमें कर रहा हूँ। एक ऐड करना चाहता हूँ बात, खान साहब। जी 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 डॉक्टर साहब प्लीज। मैं शाह साहब के लिए एक बात ऐड करना चाहता हूँ, काइंडली जरा मुझे 1 मिनट दें। सर 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 कि हमने 2 साल पहले जो है तुर्बत से एक लिंक इनका करवाया एक्सपोर्टर के साथ। उनको मकबूल जान को मालूम है, मकबूल साहब ने बाकायदा वहां से एक कंटेनर मेडजोल इसका बेगम जंगी का वहां पर गया है, और वो एक जो कंटेनर को कलेक्शन, एक एक्सपोर्टर यहाँ पे बैठे हुए थे, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई हमें यूके के लिए जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो बेसिकली यहाँ पे इशू ये है कि हमारा फार्मर्स जो है वो आगाह है कि वो किस तरह से होनी चाहिए। एक जो कंटेनर तैयार करवाने के लिए वो बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो इस तरह से हो सकता है कि आप वहां पे फार्मर्स की ट्रेनिंग के प्रोग्राम कोई अरेंज करवाएं। मोहम्मद जान हो गया, हम आएंगे और बंदे ले आएंगे ताकि उनका लिंकेज डेवलप हो। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी। जी नईम साहब, आप बात करें प्लीज। जी सर, मैं ये कहना चाहता था, जैसा कि आपने सारे वेबिनार में ना उसकी इम्पोर्टेंस वगैरह बताई है, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, लेकिन उसकी क्वालिटी और प्रोडक्शन में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन या सेमी गवर्नमेंट स्टेप ऐसा नहीं है कि जो हमारे फार्मर को ट्रेन करे, उसके बाद हम आउटर कंट्री में जाके मतलब कि उनसे कंट्रीब्यूट करें कि हम आपको प्रोडक्ट देंगे, मतलब कि हाई क्वालिफाइड प्रोडक्ट आपको देंगे, आप हमसे बाय करिएगा। वही प्रोग्राम हम लॉन्च करें हम अपने पाकिस्तानी फार्मर के साथ, ताकि हम उसको ना अच्छे तरीके से गाइड करके अपने लेवल की प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाएं। जी नईम साहब, इसी के ऊपर ही मैंने पहले भी अर्ज किया, डॉक्टर समर साहब भी हमारे साथ हैं। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी तो अपने लेवल पे हर वीक मैंने जैसे अर्ज किया कि हम वेबिनार कर रहे हैं जो कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर है। हम फार्मर्स की, प्रोसेसर्स की और एक्सपोर्टर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने सीरीज ऑफ वेबिनार्स का और फिजिकल एक्टिविटीज जो वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, जो हब्स के अंदर हम लोग कर रहे हैं, जहाँ जो प्रोडक्शन हब्स हैं उनके अंदर कर रहे हैं। आप लोगों के लिए हम लोगों ने इस तरह के बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी भी किए हुए हैं और आगे भी हमारा प्लान है। उसकी डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पे, हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी ले सकते हैं। डॉक्टर समर साहब जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे पैनल पे हैं, और वो आप लोगों को गाइड करने के लिए सारी वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपने अभी बात की वो लेके आते हैं। जिस तरह आज के भी वेबिनार के अंदर उन्होंने डिटेल में आप लोगों के साथ ये शेयर किया कि आपने कौन सी वैरायटीज उगानी है, आपने किस तरह खजूर को उगाना है, क्वालिटी कैसे बेहतर हो सकती है, हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, सॉर्टिंग कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की खिदमत में हम लोग ऑलरेडी लेके आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे डेट्स के ऊपर डॉक्टर समर साहब हमारे पैनल पे हमेशा से रहे हैं। इन्होंने प्रेजेंटेशंस दी हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप जाएंगे तो डेट्स के ऊपर हमने बहुत सारे वेबिनार्स किए हैं। हमने शुरू में ये सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर भी की है प्रेजेंटेशन के अंदर। और तो सर जी जी सर वो ये है कि ना, देखें ये वेबिनार्स वगैरह हम जैसे एजुकेटेड लोग अटेंड कर रहे हैं, तो यही मैसेज फार्मर लेवल तक डिलीवर करने के लिए कोई आपने चेन क्रिएट किया? जी मेरा भाई देखें, वेबिनार इज वन ऑफ द एक्टिविटी जैसा मैंने पहले भी बताया कि हम वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं। हम अभी हमने 2 माह पहले सखर के अंदर फिजिकल एक्टिविटी की है जिसमें डॉक्टर समर साहब भी थे और इनके जैसे और बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने पूरी वैल्यू चेन के ऊपर डिटेल में बात की। और आने वाले दिनों में रमजान के फौरन बाद हम फिर फिजिकल एक्टिविटीज जो कि फील्ड के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया, शायद आप सही तरीके से समझ नहीं पा रहे, हम हर मंथ 1 या 2 फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं जो फील्ड के अंदर होती है हर प्रोडक्ट के ऊपर। और ये वेबिनार्स जो हैं ये तो हर बंदा आराम से घर बैठ के अटेंड कर सकता है। आज के दौर में हर बंदे के पास टच फोन है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो बड़े आराम से जो बंदा नहीं भी अटेंड कर पा रहा वो हमारी यूट्यूब चैनल पे जाएं, आप उसकी रिकॉर्डिंग ले लें, चीजें सारी मिल जाएंगी। देखिए हमारा मकसद यही है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो मैक्सिमम, चाहे वो वेबिनार्स के थ्रू हो, चाहे वो बुकलेट्स के थ्रू हो। हमने डेट्स के ऊपर बुकलेट भी डेवलप किए हैं जो लोगों में फ्री ऑफ कॉस्ट तकसीम भी किए हैं। उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। अगर और भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे डायरेक्टली भी रब्ता कर सकते हैं। और इस तरह सर असल में बात ये है कि ना, यही मैसेज हमने
एक नॉर्मल फार्मर तक पहुंचाना है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फार्मर इतना वेल एजुकेटेड नहीं है कि उसके पास इंटरनेट अवेलेबल हो, क्योंकि हम रूरल एरिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सिंध के फार्मर हैं और सिंध सखर में अपना डेट पाम टॉप पे है, लेकिन ये फैसिलिटी में, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये फैसिलिटी ना एक प्रॉपर वे में हो, जैसा कि फिजिकली मंथ में या वीक में इस तरह का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जो फार्मर अटेंड कर सके। जी जी, हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। आप हमारा वो पेजेस स्टडी करें, आपको चीजें सारी समझ आ जाएंगी, वहां पे नजर आ जाएंगी। बड़ी मेहरबानी आपकी। जुल्फकार अंजुम साहब, आप बात करना चाह रहे हैं सर? जुल्फकार साहब, आप बात करना चाह रहे हैं? जुल्फकार साहब शायद फोन नहीं आ रहे। इस्माइल साहब, सर आपने हैंड रेज किया है, आप बात करना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, माशाल्लाह हमेशा की तरह वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। बहुत शुक्रिया सर। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, जो पौधे खजूर के खुद ग्रो हो जाते हैं, उनको कितने अरसे के बाद दोबारा शिफ्ट करना चाहिए खेतों के अंदर? नंबर 1। दूसरा सर, ये जो गुठली है खजूर की, क्या इससे नर्सरी ग्रो करवा कर उसको दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? ये रहनुमाई फरमाए। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आप कमेंट करेंगे इसके ऊपर? डॉक्टर साहब ने पहले डिटेल में बता दिया है कि गुठली से आप पौधे आगे नहीं लगा सकते या उगा सकते, और जो सकर्स हैं उसका भी डॉक्टर साहब ने खब जी डॉक्टर साहब बात करें प्लीज। मैं कहा मैं सवाल समझा नहीं, आवाज कट कट के आ जी, इन्होंने रही है, सवाल ये किया है कि क्लियर नहीं थी। सकर्स निकलते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं खजूर के, उनको कितनी देर बाद हम शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? एक नंबर 2, क्या गुठली से हम लोग नर्सरी या नए बागात के लिए अपने बच्चे पैदा करवा सकते हैं? तो इसके ऊपर आप प्लीज कमेंट। नहीं, गुठली से बिल्कुल नहीं कर सकते। जी जी, गुठली से हम नहीं कर सकते। कोई भी फ्रूट है हम उसको रिकमेंड नहीं करते। गुठली से हम नहीं करते, क्योंकि गुठली का एक दफा जितने दोस्त अभी तक ऑनलाइन हैं वो एक चीज को समझ लें, गुठली एक सेक्सुअल रिजल्टेंट है। फूल में नर और मादा 2 हिस्से होते हैं, वो मिलते हैं, उन्हीं से फल बनता है। फल सीड है, उसके अंदर ये बीज होता है, गुठली होती है, और ये जो गुठली है ये सेक्स का रिजल्टेंट है। और जहां पे भी सेक्स इन्वॉल्व होता है वहां पे वेरिएशन होती है, यानी कि तब्दीलियां होती हैं। तब्दीलियां जेंडर में भी होती हैं, यानी नर हो जाएगा या मादा हो जाएगा। तब्दीली उसकी क्वालिटी में भी, खसूसियत में भी हो जाएगी। इसलिए हम बीज के थ्रू बागात को नहीं रिकमेंड करते। तो बागात के थ्रू, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी हो गई शक्कर। आप ये देखें कि ये वो जो पौधा है आपका, वो 15 से 30 किलो के दरमियान में हो, वो दी बेस्ट पौधा होता है। और पौधा जो शक्कर वो निकालें वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। बाज होते हैं जो कि एंगल बनाया हुआ होता है, थोड़े से टेढ़े से होते हैं, उनको प्रेफर ना करें। सीधा जो शक्कर निकले उसको जरा प्रेफरेंस दें। जी थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है, बहुत शुक्रिया आपने फरमाई सर, कि जो खुदरा पौधा खजूर का ग्रो हो जाता है, उसको कितने अरसे के बाद शिफ्ट करना चाहिए सर? जो खुदरा हो जाता है वो तो एक नर्सरी के तौर पे है, उसको आप 2-3 साल के बाद भी उसको आप शिफ्ट कर देते हैं तो कुछ नहीं होता, वो तो नर्सरी का पौधा है। अगर उसके साथ कोई पौधे और लगे हुए हैं जो शक्कर, आप तो शक्कर का मैंने आपको वजन का बता दिया है, वजन को ध्यान में रखें, उसी को ध्यान में रखें, उसी की बेस पे उसको वो करें, जी शिफ्ट करें। थैंक यू सर। अंदाजा लगा लें कि इतना वजन होगा इसका 15 से 30 के दरमियान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल अब कोई और सवाल नहीं है। मैं हमारे ऑनरेबल सीईओ अतहर हुसैन खोखर साहब हमारे साथ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के वेबिनार के ऊपर और जो डेट्स के ऊपर पीएचडीसी का अपना विजन है उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। सर, ओवर टू यू। थैंक यू फावर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम अतहर खोखर है एंड आई एम वर्किंग एज द सीईओ पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर कंपनी। आपके जो सेशन स्टार्ट हुआ है, मैंने शुरू से जो है ना ये सेशन अटेंड किया है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो नॉलेज डायरेक्ट स्टेक होल्डर से जो मिलती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आपको इश्यूज का भी पता चलता है और आपको ये कि कहाँ कहाँ पे गैप्स हैं वो का भी पता चलता है। आज का जो मकसद था इसका वेबिनार का, वो भी ये था कि ना सिर्फ आप लोगों को अवेयरनेस दें बल्कि आपको अपॉर्चुनिटीज बताएं कि डेट्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। पिछले 3-4 साल से एक ट्रेंड आया है हमारे फूड एंड एग्रो प्रोडक्ट्स का कि इंटरनेशनल डिमांड बहुत बढ़ गई है, लेकिन अगर हम अपनी कैपेसिटी देखते हैं तो ना होने के बराबर है। इस कैपेसिटी में न बढ़ने की वजह तो बहुत सारी हैं, जिसे हम
जिसे कहते हैं ना कि मसाइल को अगर लेकर बैठ जाए तो एक से एक बड़ा मसला है। लेकिन अगर जब अपॉर्चुनिटीज देखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं तो जो रेलिवेंट ग्रोअर है, रेलिवेंट जो बंदा इसमें काम कर रहा है, जिसके अपने बागात सौ सौ जो है ना इस पे हैं, जरेबों पे हैं, वो लोकल मार्केट में जो है ना सप्लाई कर रहा है। उसको इंटरनेशनल मार्केट का आइडिया नहीं है कि वहां पे क्या डिमांड है, किस तरीके से मैंने करना है, कैप्चर करना है। यही काम पीएच टेक कर रहा है कि आपको एक्सपोजर दें कि इंटरनेशनल डिमांड क्या है, किस तरीके से आप इसको पूरा कर सकते हैं। अब देखें, अगर आप जैसे शुरू में आपको बताया होगा पीएच टेक के मैंडेट के बारे में, तो हमारा एक बहुत ही स्पेसिफिक किस्म का मैंडेट है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट और उसको जो है एक्सपोर्टेबल करना, इस चीज को हम एक्सपोर्टेबल करें। जहां तक छोटे इश्यूज हैं डिफरेंट किस्म के उसमें जो डिजीज आती है, उसमें जो डिफरेंट किस्म के जो है नॉमेनक्लेचर हैं, उनको उसमें प्रोविंशियल एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से हम उम्मीद करते हैं, उनके 100-200 एम्प्लॉयज हैं कि वो ये काम कर रहे होंगे। बदकिस्मती से वो चीज़ इतनी इफेक्टिव नहीं है, खासतौर पे सिंध में और बलूचिस्तान में, जहाँ पे मेन क्लस्टर्स हैं डेट्स के, इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। और हम इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पुश भी करते रहते हैं कि आप लोग इस पे काम करें। अभी लास्ट मंथ जो है हम इसमें थे, गल्फ फूड एग्जीबिशन में गए हुए थे। दुनिया से तकरीबन को जो है 5,000 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही थी। जब मैंने पाकिस्तान पवेलियन में देखा कि डेट्स वो लोग सेल कर रहे थे जिनका डेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जिस तरीके से अब नया एक ट्रेंड आया है पिंक सॉल्ट का, तो पिंक सॉल्ट भी वही लोग सेल कर रहे हैं जिनका पिंक सॉल्ट से कोई ताल्लुक है नहीं, मार्केट से लिया और आगे सेल कर दिया। डेट्स में भी पिछले जाने जो 10-15 साल से ट्रेंड चल रहा है, एक्सपोर्टर वही लोग हैं जो ग्रोअर नहीं है। ठीक है ना, हमें इस चीज पे देखना होगा, और हमारी कोशिश भी यही है कि जो हम आप लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि आपको ट्रेंड का पता हो कि डिमांड क्या है, मैंने अपनी पैकेजिंग किस तरीके से करनी है, मैंने अपनी ब्रांडिंग किस तरीके से करनी है, और वहां पे जो ट्रेड मिशन बैठे हुए हैं जो आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, उनके साथ मैंने कैसे कनेक्ट होना है। तो इसमें आप लोगों को अर्ज होगी कि हमारी जो वेबसाइट है पीएच डेक की, वो आप देखते रहें, जिसमें हम इसके ये एक तो ये अपना सप्लाई साइड के इश्यूज थे जिन पे आज मीटिंग की, हमने मार्केटिंग साइड के एक्सपोर्ट के अलग से करते हैं डेट्स पे, वो भी आप लोग अटेंड करें ताकि आप अपना माइंड बना सकें कि किस तरीके से मैंने चीज को एक्सपोर्ट करना। ठीक है ना, आपने एक चीज जहन में रखें कि एक्सपोर्ट के लिए आपका कोई खर्चा नहीं है। थोड़ा आप वैल्यू ऐड कर लें कि अपनी ब्रांडिंग आपकी अच्छी हो जाए, आपकी क्वालिटी पैकेजिंग की अच्छी हो जाए, वही चीज अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक या दो बड़े आपको अच्छे शुरू में कस्टमर मिल जाते हैं, आपको फिर प्रॉब्लम ही नहीं है चीजों को एक्सपोर्ट करने का। लास्ट ईयर हमारा एग्रो का टोटल जो एक्सपोर्ट था इट वाज अराउंड 5.1 बिलियन, और इस दफा हम 7.5 बिलियन पे पहुंच रहे हैं। 2.5 बिलियन डॉलर का कोई डिफरेंस जो आया है, आप उससे अंदाजा लगाएं कि कितना पोटेंशियल है हमारा। हम डेट्स में 50 मिलियन से ऊपर कभी भी नहीं गए, लेकिन अगर हम जो टेबल वेराइटीज लेकर आते हैं, उनको फर्दर हम इम्प्रूव करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आखिर में एक में जो रिक्वेस्ट होगी, जो अगर हमारे पास इस मीटिंग में कुछ स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, तो आप इस तरफ सोचें, वैल्यू एडिशन की तरफ सोचें कि डेट्स में वैल्यू एडिशन क्या हो सकती है। अभी हमने 2 प्रोजेक्ट अप्रूव करवाए हैं, एक टंडोजाम यूनिवर्सिटी को हमने करके दिया है, और एक हमने मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान को, कि ड्राई मैंगोज का, कि ड्राई मैंगोज किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, कि उसमें वैल्यू एडिशन हो। उसमें ड्राई मैंगोज के अलावा ड्राई बनाना हो गया, दूसरी और 2-3 चीजें हो गई, वो हो सकती हैं। आप लोग हमें डेट्स में बताएं कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसपे हम ये अप्रूव करा दें रेलिवेंट एजेंसी को, ताकि वो उस पर काम करें। इसमें वैल्यू एडिशन जितनी आ जाएगी, उसको उस तरीके से पूरे साल के साल जो है ना मार्केट करना बहुत आसान हो जाएगा। इन चीज़ों को देखें, एग्रीप्रेन्योर्स बने, आगे फ्यूचर है हमारा इसका एग्रो का। जितने एग्रीप्रेन्योर्स ज़्यादा होंगे, जितना होगा, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी उसी हिसाब से इम्प्रूव करेगी, उसी तरीके से चेंज करेगी। आपने देखा होगा पहले कभी भी इस किस्म के वेबिनार, अवेयरनेस वेबिनार नहीं होते थे। अब ये चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही हैं। इन अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा लें और कोशिश करें कि पार्ट बने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सर्किल का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसे हमारी टीम ने बताया, खावर ने आपको बताया कि हमारी वेबसाइट विजिट करें। आप हमें जो है ना लिख के भेजें, कोई चीज़ आप समझते हैं कि इस चीज़ में अपॉर्चुनिटी है, इंशाल्लाह उस पर हम अमल करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। जैसा कि सीईओ साहब ने फरमाया कि ये फोरम आप लोगों का ही फोरम है, ये इदारा आपका इदारा है, आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें अप्रोच कर सकते हैं।
अगर आप लोगों के पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्रपोजल है, खास तौर पे डेट की वैल्यूडेशन के ऊपर, नई वैरायटीज के ऊपर, या जो भी ऐसा काम जिसमें आपको लगता है कि पोटेंशियल है, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। जैसा सीओ साहब ने आपसे आपके साथ शेयर किया कि हमने मुल्तान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ 2 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अप्रूव करवा दिए हैं। ये फोरम आपके लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज लेके आता रहेगा। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप हमें गाइड करें, हमें विजुअलाइज करें कि किस एरिया में किस तरह से काम किया जा सकता है। आखिर में मैं डॉक्टर समर साहब का नहायत मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत मसरूफ़ हैं आजकल वो, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। अपने सारे जो हमारे मोहतरम पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला। आप लोग इस तरह के जो बाकी इवेंट्स हैं जो हम लोगों ने प्लान किए हैं अपकमिंग डेज में, खजूर के ऊपर और बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर, उनके लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट, हमारे सोशल मीडिया पेजेस, फेसबुक पेज, हमारा यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट के ऊपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा अपकमिंग एक्टिविटीज़ का। आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग जो है वो 1 घंटे के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अगर किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन सीख करनी हो तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो चैट बॉक्स के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई इशू हो, तो आप हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, प्रोडक्शन रिलेटेड, प्रोसेसिंग रिलेटेड या एक्सपोर्ट रिलेटेड। आखिर में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस तरह के इवेंट्स को अटेंड करते रहिएगा और हमारे साथ राब्ते में रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़ नासर। अल्लाह हाफिज।